हेलो एवरीबॉडी, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज़ फन। माय नेम इज़ सीमा अग्रवाल। आज हम क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का पार्ट 2 करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन कवर कर लिया है, डेफिनेशंस देखी हैं कुछ टर्म्स की, जैसे कि स्पीशीज़ क्या होती है, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम के बारे में हमने देखा। फिर हमने देखा कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या था, किसने किया था और उसके क्या ड्रॉबैक्स थे। इसके बाद हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लिया है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम्स कौन कौन से हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और उनके एग्जाम्पल्स क्या है। इसमें बेसिकली आपको उनके एग्जाम्पल्स याद रखना है, वो पूछे जाते हैं। साथ में हमने ये भी देख लिया था कि प्लांट और एनिमल्स में क्या डिफरेंस होता है, ब्रॉड डिफरेंस क्या होता है, वो हमने कल के वीडियो में हमने देख लिया है। आज मैं इस चैप्टर को कंटिन्यू कर रही हूँ और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से साइंटिफिक नेमिंग होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। साइंटिफिक तरीके से किस तरीके से हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को नेम देते हैं ताकि ऑल ओवर द वर्ल्ड उस नेम को आप यूज़ कर सकें, है ना। क्योंकि हर कोई अगर ऑर्गेनिज्म को हर देश में हर लोग अपनी लोकल भाषा में अगर उसको नाम देंगे तो दूसरे लोग उस चीज़ को नहीं समझेंगे। जैसे एक ही सब्जी है, जैसे इसमें एग्जाम्पल पम्पकिन का दिया है या कद्दू का दिया है, कहीं उसको सीताफल बोलते हैं, कहीं काशी फल बोलते हैं, कहीं कुमरा बोलते हैं, कहीं पेठा या कद्दू बोलते हैं, है ना। तो इससे क्या होगा, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी हम इसी तरीके से लोकल लैंग्वेज में नाम देने लगेंगे तो जब अलग देश के या अलग शहर के लोग उस बारे में स्टडी करेंगे तो पहचान नहीं पाएंगे कि किसके बारे में बात हो रही है। तो जब हम साइंस में क्या करते हैं, हम एक साइंटिफिक तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम नेम देते हैं ताकि ऑल ओवर द वर्ल्ड वो उस चीज़ को समझ सके और जो भी रिसर्च हुई है वो आगे फर्दर कंटिन्यू हो सके, ना कि हम एक ही जगह पर अटके रहें, राइट। तो किस तरीके से नेमिंग होती है देखते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेमिंग एंड ऑर्गेनिजम्स, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यूजफुल टू नो। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा वो तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको इसमें पूछा जाता है कि व्हाट इज़ बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, या आपको क्या है साइंटिफिक नेम लिखने का तरीका आना चाहिए, राइट। कॉमन नेम्स आर वेरिएबल एंड समटाइम्स कंफ्यूजिंग। जैसे मैंने बताया है, अगर किसी भी चीज़ को आप कॉमन नेम देते हो तो वो अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषा के हिसाब से उसका नाम होता है, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। We know animals and plants by the common names and use for them in particular locality. बहुत सारे जानवर और बहुत सारे प्लांट्स के बारे में आप जानते हो जिसका हर जगह पे अपना अपना नाम दिया जाता है, तो वहाँ के लोकेलिटी के लोग तो समझ जाते हैं कि किस पौधे की बात हो रही है या किस जानवर की बात हो रही है उसके कॉमन नेम से। लेकिन अगर किसी दूसरे रीजन का व्यक्ति अगर वहाँ पर आएगा तो उसको फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, स्पेशली अगर उसकी लोकेलिटी में उस पौधे को या उस जानवर को किसी और नाम से बुलाते होंगे तो। कैन यू थिंक ऑफ एनी प्लांट और एनिमल विच इन इंडिया इज नोन बाय सेवरल नेम्स, है ना। तो इसमें इन्होंने पूछा है कोई प्लांट या एनिमल का एग्जाम्पल दीजिए को इंडिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल पम्पकिन का और कस्टर्ड एप्पल का दिया है। जैसे पम्पकिन को लोकल लैंग्वेज में कहीं पे सीताफल, कहीं काशी फल, कहीं कुम्भरा, कहीं पेठा, कहीं कद्दू बोला जाता है। तो फिर क्या हो जाएगा कि अलग अलग लोग नहीं समझ पाएंगे, तो यहाँ पर पम्पकिन को सीताफल बोल रहे हैं, लेकिन जैसे हम लोग यूपी में हैं तो यूपी में कस्टर्ड एप्पल को भी सीताफल बोलते हैं, राइट। तो ये क्या हो गया, ये कन्फ्यूजन हो गया ना कि सीताफल मतलब क्या हुआ, कद्दू, या सीताफल मतलब हुआ कस्टर्ड एप्पल। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है जब हम लोकल नेम्स के बारे में बात करते हैं। समटाइम्स अ सर्टेन कॉमन नेम इज नॉट इनफ टू इंडिकेट द पर्टिकुलर स्पीशीज। कभी कभी अकेले कॉमन नेम से नहीं पता चलता है कि किस स्पीशीज के बारे में बात हो रही है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रॉग्स, अर्थवॉर्म्स और ग्रासेस, है ना। बहुत बहुत प्रकार के फ्रॉग्स होते हैं, अर्थवॉर्म्स होती हैं और ग्रासेस होती हैं। Talking of crows again, if you have to distinguish between the two kinds of crows, you have to use some adjectives such as the hill or jungle crow and the plain और हाउस क्रो। जैसे अगर हम फिर से कौवे का एग्जाम्पल लें तो अगर आपको ये पहाड़ी कौवे के और घरेलू कौवे के बारे में डिफ्रेंशिएट करना है तो आपको न बोलना पड़ेगा क्या है ना, जंगल क्रो या फिर हाउस क्रो, इस तरह का कोई एडजेक्टिव आपको यूज़ करना पड़ेगा टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टू, राइट। बट इट डज नॉट मीन दैट द जंगल क्रो कैन नॉट कम टू द प्लेन्स एंड द प्लेन क्रो कैन नॉट गो टू द हिल्स। यहाँ पर हम डिफरेंसेस दिखाने के लिए उसको एडजेक्टिव दे रहे हैं जंगल क्रो या हाउस क्रो का। इसका मतलब ये नहीं है कि जो जंगल में क्रो होता है वो उड़ के लोकेलिटी में नहीं आ
सकता है, या मतलब प्लेन्स में नहीं आ सकता, या प्लेन्स में जो क्रो रहता है वो उड़ के हिल्स में नहीं जा सकता। बस डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि एक जंगली कौवा एक आपके हाउस क्रो से डिफरेंट होता है, तो हम इसलिए उसको अलग अलग नाम दे रहे हैं, उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए। What is most important is that these two crows cannot interbreed and so they are different species. अब इनको, ये हाउस क्रो और जंगल क्रो को हम या हिल क्रो को हम डिफरेंट स्पीशीज़ का इसलिए मानते हैं क्योंकि ये दोनों ही क्रो हैं। क्रो होने के बावजूद भी इनमें इंटरब्रीडिंग नहीं हो सकती है, यानी कि इनके बच्चे नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। तो जब इंटरब्रीडिंग नहीं होती है तो उसको हम फिर डिफरेंट स्पीशीज़ का मान लेते हैं। भले उनके काफ़ी फीचर्स सिमिलर हैं लेकिन स्टिल उनमें इंटरब्रीडिंग पॉसिबल नहीं है, इसलिए दोनों ही क्रो डिफरेंट स्पीशीज़ को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये कॉमन सा इन्होंने एक जनरल इन्फॉर्मेशन दी। अब साइंटिफिक नेम्स क्या होते हैं? In science, people from different countries with different languages have to read about each other's research work, है ना। साइंस में अलग अलग कंट्रीज़ के लोग जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं उनको एक दूसरे के रिसर्च वर्क को स्टडी करना पड़ता है ताकि हमारा रिपीटिशन नहीं हो। पता चला एक ही चीज़ को बार बार खोज किए जा रहे हैं। भाई कोई भी स्टडी हो चुकी है तो उसको उससे इन्फॉर्मेशन लेके हम आगे की नई खोज के लिए हम ट्राई करते हैं, है ना कि एक ही जगह पर अटके रहें। इसलिए क्या होता है, साइंस में अधिकतर चीज़ें स्टैंडर्डाइज कर दी जाती हैं। आप केमिस्ट्री में भी देखते हो कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एक स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड वही सिंबल फॉलो होते हैं। या केमिस्ट्री में भी हम देखते हैं कि जो नेमिंग होती है, नॉमेनक्लेचर होता है, वो IUPAC सिस्टम के हिसाब से होता है, राइट। उसी तरह फिजिक्स में भी आप देखोगे हर जो तुम्हारी क्वांटिटी है उसकी एक डेफिनेट यूनिट होती है। तो ये सब चीज़ें स्टैंडर्डाइज्ड इसलिए की जाती हैं ताकि अलग अलग देशों के लोग जब इन स्टडीज़ को पढ़े, इन रिसर्च वर्क को पढ़े, तो उनको वो चीज़ क्लियरली समझ में आए, कोई कन्फ्यूजन ना हो और डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी नहीं हो, वो आगे रिसर्च को कंटिन्यू करें, ना कि फिर से वही चीज़ बार बार करते रहें। So it was found necessary to eliminate any possible confusion in using local names by substituting them with names specially given in scientific language. तो इस confusion को दूर करने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम लोकल नाम जो हमने दिया है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उसको हटा के हम उनको एक स्पेसिफिकली एक साइंटिफिक लैंग्वेज में नाम दें ताकि ऑल ओवर द वर्ल्ड वो नाम कॉमन हो जाए और हर कोई समझ जाए कि अगर होमो सेपियंस हम बोल रहे हैं इसका मतलब इंसानों के बारे में बात हो रही है, राइट। या हम पैंथेरा लियो बोल रहे हैं यानी कि लायन के बारे में बात हो रही है, या हम पैंथेरा टिग्रिस बोल रहे हैं यानी कि टाइगर के बारे में बात हो रही है। तो एक हम ऐसा नाम देते हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड कॉमन हो और सब जगह के लोग इस चीज़ को समझ सके कि हाँ हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। द प्रेजेंट प्रैक्टिस इज यूज्ड अ 2-part नेम फॉर ईच स्पीशीज़। आज की डेट में जो भी नॉमेनक्लेचर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसके नाम पे 2 हिस्से होते हैं, ठीक है। 2 पार्ट से मिलकर नाम बनता है। जैसे अगर हम लोग अपने अपने नाम देखते हैं तो एक हमारा मेन नेम होता है, एक सरनेम होता है, राइट। ऐसे साइंटिफिक नेम देते हैं जब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, तो उसके भी 2 पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट होता है वो उसका जीनस बताता है और जो दूसरा पार्ट होता है वो उसका क्या बताता है, स्पीशीज़ बताता है, राइट। जैसे हम होमो सेपियंस का एग्जांपल दे रहे हैं तो होमो उसका जीनस बता रहा है और सेपियंस स्पीशीज़ बता रहा है, राइट। ऐसे अगर दूसरा एग्जांपल आप लो पैंथेरा टिग्रिस का, तो पैंथेरा जो वर्ड है ना वो जीनस बता रहा है और जो टिग्रिस है वो स्पीशीज़ बता रहा है। तो फर्स्ट जो वर्ड आता है वो हमेशा उसका जीनस को रिप्रेजेंट करता है और सेकेंड जो आता है वो क्या करता है, वो स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, जब साइंटिफिक नेम आप लिखते हो तो उसको भी लिखने का एक तरीका होता है। जो फर्स्ट वर्ड आप लिख रहे हो वो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं। जैसे हम पैंथेरा लिखेंगे तो पैंथेरा का P कैपिटल होगा। लेकिन जब हम सेकंड वर्ड लिख रहे हैं, जैसे टिग्रिस लिख रहे हैं, तो जो स्पीशीज़ का जो ये नेम है टिग्रिस, इसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल में होगा। तो आपका फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में होता है, जबकि सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल में होता है, ठीक है। इसी का देखो इसमें एग्जांपल दिया है। फॉर एग्जांपल, फॉर आवर हिल क्रो इज कॉर्वस मैक्रोरेंकोस एंड द हाउस क्रो इज कॉर्वस स्प्लेंडेंस। जैसे हाउस क्रो, हिल क्रो, दोनों का जीनस सेम है, कॉर्वस, लेकिन जो हिल क्रो है उसका स्पीशीज़ क्या है, मैक्रोरेंकोस, जबकि हाउस क्रो है उसका जो स्पीशीज़ है वो है स्प्लेंडेंस। आप देख रहे हो जो फर्स्ट लेटर है कॉर्वस, वो कैपिटल, उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कॉर्वस का C कैपिटल में है, जबकि जो स्पीशीज़ आप जो मैक्रोरेंकोस से दिखा रहे हो या स्प्लेंडेंस से दिखा रहे हो उसका जो फर्स्ट लेटर है M या S वो स्मॉल लेटर से शुरू है। इसी तरीके से हम लिखते हैं। जब हम प्रिंट में लिखते हैं तो हमेशा हम साइंटिफिक नेम को इटैलिक्स में लिखते हैं, लेकिन अगर हम अब कॉपी में कोई साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं तो हम उसको क्या करेंगे, उसको अंडरलाइन करेंगे। यही चीज़ उन्होंने आगे बताई है। द फर्स्ट पार्ट इन दीज नेम्स इज द जीनस विच इज द सेम कॉर्वस for both, and the second part
इज द नेम ऑफ द पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ द जीनस। तो पहला जो वर्ड है कॉर्वस वो दोनों में सेम है और ये जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि जो दूसरा वर्ड है वो उनकी स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दोनों की स्पीशीज़ क्योंकि डिफरेंट होती है इसलिए हिल क्रो के लिए स्पीशीज़ डिफरेंट आई है और हाउस क्रो के लिए डिफरेंट नाम लिया गया है। दिस मेथड ऑफ नेमिंग द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। तो इस तरीके से जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को दो नाम देते हैं, एक जीनस साथ में स्पीशीज़ भी बताते हैं, तो उसको हम बायनॉमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। बाय मतलब होता है टू नेम्स के द्वारा हम इसको आइडेंटिफाई कर देते हैं। तो जैसे ही हम लिखते हैं होमो सेपियंस या पैंथेरा टिग्रेस या पैंथेरा लियो, तो हमको पता चल जाता है अच्छा ये कौन सी जीनस को बिलोंग कर रहा है और क्या इसकी स्पीशीज़ है। तो ये याद रखना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। तो ये आप इसकी डेफिनेशन आप याद रखना, है ना, कि जब हम ऑर्गेनिज्म को दो नाम देते हैं तो उसको बायनॉमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। और बायनोमियल नोमेनक्लेचर सबसे पहले लीनियस ने दिया था, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखना। और एग्जाम्पल आप इसी तरीके से देना, जो फर्स्ट है जो कॉर्वस है ये जीनस दिखा रहा है, जबकि ये जो चीज़ है आपका ये आपका स्पीशीज़ दिखा रहा है। इसका फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल से रहता है, जबकि जीनस का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल से रहता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, राइट। नाउ कल हम ये डिफरेंसेस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में, तो उसको अभी हम रिपीट नहीं कर रहे हैं, हम आगे फर्दर मूव कर रहे हैं। अ सैम्पल क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बींग्स। अब इन्होंने दिखाया, देखो इसका एग्जाम्पल लेके आपको समझाया किस तरीके से हम किसी भी लिविंग बींग के पूरे वो जो ग्रुपिंग है वो करते हैं, ठीक है। यू हैव नाउ लर्न दैट देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बींग फ्रॉम द हाइस्ट लेवल ऑफ किंगडम टू द लोएस्ट लेवल ऑफ स्पीशीज। आपको पता है कि एक लिविंग बींग को क्लासीफाई करते हैं हम हाइएस्ट से लोएस्ट लेवल में, ठीक है ना। तुम्हारा सबसे हाईएस्ट लेवल क्या होता है? किंगडम, है ना। सबसे पहले किंगडम होता है, किंगडम के अंदर आता है फाइलम, फाइलम के अंदर आता है क्लास, क्लास के अंदर आता है ऑर्डर, ऑर्डर के अंदर आते हैं फैमिली, फैमिली के अंदर जीनस, और सबसे लास्ट में आता है स्पीशीज़। स्पीशीज़ से ही हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। किसी भी दो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज़ सेम नहीं होगी, राइट। तो देखो जैसे इन्होंने एग्जाम्पल कौन कौन से लिया है? मॉडर्न मैन का, हाउस कैट का, टाइगर का, डॉग का और मैंगो का, ठीक है। तो ये तो भैया ये तीन तो जानवर हो गए, ये इंसान हो गया, और लास्ट वाला क्या हो गया? प्लांट हो गया। अब आप देखो किस तरीके से आ रहा है। अगर हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो आपको पता है इंसान भी एनिमल्स में ही आते हैं, ठीक है। तो किंगडम मॉडर्न मैन की एनिमेलिया, हाउस कैट की भी एनिमेलिया, टाइगर की भी एनिमेलिया, डॉग की भी एनिमेलिया, लेकिन मैंगो की एनिमेलिया नहीं है क्योंकि ये प्लांट किंगडम को बिलोंग करता है, इसलिए इसका किंगडम क्या हो जाएगा? प्लांटे। नेक्स्ट आप फाइलम देखो तो आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों के चारों कॉर्डेटा फाइलम को बिलोंग करते हैं, क्योंकि चारों के चारों वर्टिब्रेट है, यानी कि इनके पास बैकबोन है। जबकि आपका जो मैंगो है वो प्लांट है, तो इसका जो फाइलम है वो है स्पर्मेटोफाइटा। ये क्या होता है अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, अगर हम क्लास की बात करें तो फर्स्ट फोर सारे मतलब मॉडर्न मैन, हाउस कैट, टाइगर और डॉग चारों चारों मैमल्स हैं, यानी कि यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। जबकि तुम्हारा मैंगो जो है उसकी क्लास क्या है? एंजियोस्पर्म। ऑर्डर की बात करें तो आपका जो मॉडर्न मैन है वो प्राइमेट्स में आता है, उसका ऑर्डर प्राइमेट्स होता है। जबकि हाउस कैट का, टाइगर का और डॉग का जो ऑर्डर होता है वो कार्निवोरा होता है, यानी कि सारे कार्निवोर्स हैं। और आपका मैंगो का जो ऑर्डर है वो सेपिडेल्स है। फैमिली की बात करें तो मॉडर्न मैन होमिनिडे कहलाता है, होमिनिडे। कैट फेलिडे, टाइगर भी फेलिडे, क्योंकि आपको पता है कि टाइगर और कैट सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं, इसलिए दोनों की फैमिली सेम है, फेलिडे फेलिडे। जबकि डॉग की फैमिली है कैनिडे। और आपका ये जो है मैंगो उसकी है एनकार्डिसी, ठीक है। जीनस की बात करें तो इंसान का जो जीनस है वो होमो है, हाउस कैट का फैलस, टाइगर का जीनस क्या है? पैंथेरा, ठीक है। फैमिली सेम है लेकिन इनके जीनस डिफरेंट है। हाउस कैट का है फैलस और टाइगर का है पैंथेरा, डॉग का कैनिस एंड मैंगो का मैग्नीफेरा। और स्पीशीज़ का बात करी जाए तो मॉडर्न मैन की जो स्पीशीज़ है वो सेपियंस है, हाउस कैट की डोमेस्टिकस है, टाइगर की टिग्रिस है, डॉग की फैमिलियरिस है और मैंगो के इंडिका है। तो अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करें तो मॉडर्न मैन का साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा? होमो सेपियंस, राइट। ये लास्ट के टू हम लिखते हैं। हाउस कैट का नाम क्या हो जाएगा? फेलिस डोमेस्टिकस। टाइगर का नाम क्या हो जाएगा? पैंथेरा टिग्रिस। और आपके डॉग का नाम हो जाएगा कैनिस फैमिलियरिस। और मैंगो को हम बोलेंगे मैग्नीफेरा इंडिका, राइट। आप देख रहे हो कि जो जीनस है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है, जबकि स्पीशीज़ का फर्स्ट लेटर क्या है? स्मॉल है। तो इस तरीके से इन्होंने एग्जाम्पल दे के समझाया है।
अच्छा, अब साइंटिफिक नेम लिखने के कुछ रूल्स होते हैं जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन इसको हम देख लेते हैं। रूल्स इन साइंटिफिक नेम, द टू मेन रूल्स टू राइट साइंटिफिक नेम्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट, साइंटिफिक नेम्स आर ऑलवेज रिटन इन द रोमन स्क्रिप्ट। साइंटिफिक नेम को हमेशा रोमन स्क्रिप्ट में लिखते हैं। एंड वेन इन प्रिंट दे आर ऑलवेज इन इटैलिक्स। तो देख रहे हैं आप, इटैलिक्स में लिख रहे हैं, ये इटैलिक्स है तो अच्छा है ना थोड़ा सा वर्ड। When hand written they should always be underlined। जब हम हाथ से लिखते हैं, कॉपी में हम लिख रहे हो किसी का भी नाम, किसी का भी साइंटिफिक नेम, तो उसके नीचे अंडरलाइन कर दो। नेक्स्ट, द फर्स्ट लेटर ऑफ द जीनस नेम शुड बी कैपिटल। जैसे मैं बता रही हूँ, जीनस का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, राइट। That is the second capital, while the species name, that is the second part, should begin with a small letter। लेकिन जो species यानी कि जो second part है वो हमेशा small letter से शुरू होता है। You have learned about animal kingdom, Animalia as different from plant kingdom, Plantae। How will you know about the diversity in animal? Here you will know about the diversity in animals। अब आपने plant kingdom और animal kingdom में differences देख लिया। अब हम animals की diversity के बारे में study करते हैं। Till today, more than 10 lakh species of the living animals are already identified, and every year some new species are reported। अभी तक 10 lakh species लिविंग एनिमल्स की 10 लाख स्पीशीज़ के बारे में हमको पता चल गया है, और रोज़ नए हमको स्पीशीज़ हम रिपोर्ट हो रही हैं कि और उनका नया स्पीशीज़ के बारे में हमको पता चल रहा है। ऑल दीज एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। इन सारे एनिमल्स को अलग अलग ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया है ताकि इनको पढ़ना आसान हो सके, राइट। अब इसको पढ़ने के लिए पहले हम थोड़ा सा साइंटिफिक नेम ले देते हैं। ये याद भी कर लेना बेटा, कभी कभी ना एग्जाम में पूछ लेते हैं, है ना। जैसे साइंटिफिक नेम्स ऑफ सम कॉमन ऑर्गेनिज्म है, ये एनिमल्स में दिया। मैन का साइंटिफिक नेम क्या होता है? होमो सैपियंस। कैट का फेलिस डोमेस्टिकस। डॉग का कैनस फैमिलियारिस। हनी बी का एपिस इंडिका। हाउस फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका। पिकॉक का पैवो क्रिस्टेटस। कोबरा का नाजा नाजा। हुपो का उपापा इपोस। तो आपके ना इसमें से पूछ लेते हैं कभी कभी आपके MCQs में, प्लीज़ इसको लर्न कर लेना। प्लांट में पीपल का जो साइंटिफिक नेम होता है वो फिकस रिलीजियोसा। मैंगो का मैग्नीफेरा इंडिका। पोटैटो का सोलेनम ट्यूबरोसम। चाइना रोज का हिबिस्कस रोजा साइनेसिस। फिर ओकरा यानी कि भिंडी का क्या होता है? हिबिस्कस एक्सक्यूलेंटस। पाइनएप्पल का अनानास कॉस्मोसिस। पिजन पी यानी कि अरहर दाल, जो तुअर दाल होती है उसको कहते हैं कैजनस कैजन। लेंटिल यानी कि मसूर दाल को हम बोलते हैं लेंस एस्क्लूनेटा, राइट। तो स्टार्टिंग के तुम्हारे 4-5 प्लांट से पूछते हैं और इसी तरीके एनिमल से पूछते हैं, इसको लर्न कर लेना। नाउ, मेजर ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स। द एनिमल किंगडम इज डिवाइडेड इनटू 9 मेजर फाइलम, है ना। अब हम प्लांट किंगडम के पहले हम एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं और एनिमल किंगडम के हम 9 मेजर फाइलम के बारे में पढ़ने वाले हैं। फाइलम कौन सा है? पोरीफेरा, नाइडेरिया, प्लेटीहेलमिन्थस, निमेटोडोरा, एनालिड, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा, एंड लास्ट इज कॉर्डेटा, राइट। फाइलम 1 से लेके 8 तक यानी पोरीफेरा से लेके इकाइनोडर्मेटा तक जितने भी जो फाइलम है ये इनवर्टिब्रेट्स के अंदर आते हैं, मतलब इनके अंदर बैकबोन या रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। लेकिन लास्ट वाला जो कॉर्डेटा होता है वो वर्टिब्रेट के अंदर आता है क्योंकि इसके पास रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है। इसी को आगे एक्सप्लेन किया है इनवर्टिब्रेटा एंड वर्टिब्रेटा में, राइट। तो हम एनिमल किंगडम के इन 9 फाइलम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इन 9 फाइलम्स के हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और एग्जाम्पल्स देखेंगे। आपको कैरेक्टरिस्टिक्स भी याद रखनी पड़ेगी और एग्जाम्पल्स भी याद रखने पड़ेंगे, उसके हिसाब से क्वेश्चंस पूछते हैं, राइट। तो पहले तो हम इनवर्टिब्रेटा और वर्टिब्रेटा में डिफरेंस देख लेते हैं, फिर हम इनको 1 by 1 डिटेल में स्टडी करेंगे। Invertebrata and Vertebrata. The phylum 1 to 8 mentioned above, from Porifera to Echinodermata, are grouped together under the category invertebrates, that is animals without a backbone. फाइलम 1 से लेके 8 तक यानी पोरीफेरा से लेके इकाइनोडर्मेटा तक जितने भी फाइलम्स हैं वो इनवर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में आते हैं। और इनवर्टिब्रेट्स का मतलब होता है एनिमल्स विदाउट बैकबोन, ठीक है ना। जिन एनिमल्स में बैकबोन नहीं होती है उनको इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। जो लास्ट फाइलम है कॉर्डेटा, इट includes all such animals which have some kind of backbone and these are popularly known as vertebrates। तो कॉर्डेटा में वो सारे एनिमल्स आ जाते हैं जिनके पास किसी भी प्रकार की बैकबोन होती है और इसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेट्स। तो अगर हम सीधे भाषा में अगर वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट को हम डिफाइन करें तो क्या बोलोगे? इनवर्टिब्रेट्स आर दोज एनिमल विच हैव नो बैकबोन एंड वर्टिब्रेटा आर दोज विच
हैव अ बैकबोन। तो जिनके पास बैकबोन नहीं होती है उनको इनवर्टिब्रेटा कहते हैं, और जिनके पास बैकबोन होती है उनको वर्टिब्रेटा कहते हैं। दिस क्लासिफिकेशन इज ओनली अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस बट नॉट फॉर्मल। ठीक है, जैसे आप कन्वीनियंस के लिए क्लासिफिकेशन किया गया है। तो आपको याद रखना है फाइलम 1 से लेकर 8 तक, यानी कि पोरीफेरा से इकाइनोडर्मेटा तक सारे के सारे इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं, यानी कि इनके पास बैकबोन नहीं होती है। और लास्ट वाला फाइलम जो कॉर्डेटा होता है वो वर्टिब्रेट्स में आता है, क्योंकि इसमें बैकबोन होती है। द मेजर डिफरेंस बिटवीन वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स के बीच में मेन डिफरेंस हम देख लेते हैं, पूछ लेते हैं, इसको लर्न करना कि क्या होता है मेन डिफरेंस। वर्टिब्रेट्स दे हैव एन इंटरनल स्केलेटन। वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनके अंदर इंटरनल स्केलेटन होता है, यानी कि कंकाल होता है ना। आपने देखा, आपने ह्यूमन का भी स्केलेटन देखा होगा, या कभी कोई जानवर का भी स्केलेटन आपने देखा होगा। जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं इनका इंटरनल स्केलेटन नहीं होता, इसलिए सॉफ्ट होते हैं, है ना, एकदम सॉफ्ट होते हैं, उसको आप दबाओगे दब जाएगा। लेकिन जो स्केलेटन जिनके अंदर होगा वो थोड़े हार्ड होते हैं। सेकेंड, वर्टिब्रेट्स में अब बैकबोन इज प्रेजेंट। वर्टिब्रेट्स के केस में बैकबोन प्रेजेंट रहती है, जबकि इन वर्टिब्रेट्स के केस में बैकबोन इज नॉट प्रेजेंट। इन वर्टिब्रेट्स में बैकबोन नहीं होती है। नेक्स्ट, वर्टिब्रेट्स में टेल इज यूजली प्रेजेंट। इनमें पूंछ होती है। जैसे अब आप कहोगे इंसान में तो पूंछ नहीं होती है, लेकिन देखो टेल बोन होती है। अब धीरे धीरे इवॉल्व होते होते मतलब ये हमारे इंसानों में टेल तो नहीं है, लेकिन टेल बोन है। तो अब वर्टिब्रेट्स में टेल प्रेजेंट रहती है। बाकी आप जितना भी देख लो, आप कैट देख लो, डॉग देख लो, ये सारे के सारे वर्टिब्रेट्स हैं। आपकी काऊ, बफेलो, एलिफेंट, है ना, जितने भी वर्टिब्रेट्स में आप देखोगे तो आपको दिखेगी टेल दिखेगी। जबकि जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें टेल एब्सेंट होती है। एनस एट द टिप ऑफ द बैक एंड ऑफ द बॉडी। बॉडी के एंड की जो टिप है होता है वहाँ पे एनस होता है, और वहाँ से उनका एक्सक्रीटरी वेस्ट बाहर निकल जाता है। जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें जो नर्व या स्पाइनल कॉर्ड होती है वो डॉर्सल होती है। डॉर्सल और वेंट्रल भी एक आपको डायग्राम के थ्रू समझाएंगे कि डॉर्सल क्या होता है और वेंट्रल क्या होता है। देखो, जैसे तुम्हारा हाथ है, हाथ का ऊपर वाला हिस्सा डॉर्सल कहलाएगा, और अंदर वाला हिस्सा जिसमें लकीरें होती हैं उसको हम वेंट्रल कहते हैं। ठीक है, तो जो वर्टिब्रेट्स के केस में जो नर्व कॉर्ड होती है वो डॉर्सल साइड होती है, जब और जो नर्व कॉर्ड होती है वो डॉर्सल साइड होती है, साथ साथ में हॉलो भी होती है। जबकि इनवर्टिब्रेट्स में जो नर्व कॉर्ड होती है वो वेंट्रल साइड में होती है, और ये नर्व कॉर्ड सॉलिड होती है। ठीक है, डॉर्सल और वेंट्रल समझ गए ना। ऊपर वाला हिस्सा डॉर्सल कहलाता है, और अंदर वाला हिस्सा क्या कहलाता है, आपका वेंट्रल कहलाता है। तो वर्टिब्रेट्स में जो नर्व कॉर्ड होती है वो ऊपर की तरफ रहती है। जैसे पीठ वाला जो हिस्सा होता है ना, पीठ का जो हिस्सा होता है वो डॉर्सल कहलाएगा, और जो पेट वाला जो हिस्सा होता है ना वो वेंट्रल कहलाता है। तो नर्व कॉर्ड जो होती है वर्टिब्रेट्स में वो डॉर्सल यानी कि पीठ वाले हिस्से में आती है, और ये हॉलो होती है। जबकि इनवर्टिब्रेट्स के केस में जो नर्व कॉर्ड होगी वो वेंट्रल साइड आएगी, यानी कि पेट वाले साइड आएगी। नेक्स्ट, दे हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। जो वर्टिब्रेट्स होते हैं इनके 2 पेयर होते हैं लिम्स के, 2 हाथ 2 पैर होंगे। लेकिन आपके जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं इनमें 3 या 3 से ज़्यादा पेयर्स ऑफ लिम्स रहते हैं, है ना। जैसे कोई भी आप कॉकरोच देख लो, या भी कोई भी आप ऑक्टोपस वगैरह देख लो, मतलब आप वो देखोगे तो आपको एग्जाम्पल अभी हम डिस्कस करेंगे तो आप देखोगे इनके पास 3 या 3 से ज़्यादा पेयर्स ऑफ लिम्स हैं, जबकि वर्टिब्रेट्स के पास 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं, यानी कि 2 हाथ 2 पैर। ठीक है। नेक्स्ट, 7, हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल्स। जो वर्टिब्रेट्स होता है उनका जो खून होता है वो उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन लगती है और ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए हीमोग्लोबिन होता है। जबकि इन वर्टिब्रेट्स में अगर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता भी है तो वो डिजॉल्व रूप में रहता है। राइट, तो ये मेन डिफरेंस है आपके वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में। इनको लर्न करना, ये पूछ लेते हैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है उसके बारे में इन्होंने एक छोटा सा प्रोग्रेस चेक किया है। एक बार आप जितना पढ़ा है उतना चैप्टर आप रीड करो, फिर इस प्रोग्रेस चेक को करने की कोशिश करो कि रीअरेंज द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स ग्रुपिंग इन अ सीक्वेंस स्टार्टिंग फ्रॉम द हाईएस्ट डाउनवर्ड टू द लोएस्ट। है, सबसे बड़ा कौन सा होगा इसमें, अगर आप ये बात करेंगे सबसे बड़ा किंगडम हुआ, फर्स्ट नंबर इसको दे दोगे आप किंगडम को, राइट। फिर हाईएस्ट तो ये सेकंड क्या हो गया, फाइलम हो गया। थर्ड क्या हो गया, क्लास। फोर्थ क्या हो गया आपका, जीनस। और फिफ्थ क्या हो गया, स्पीशीज। तो इस तरह से ये अरेंज हो जाएगा। टिक मार्क द फीचर्स दैट कैरेक्टराइज वर्टिब्रेट। अभी अभी हमने पढ़ा कि वर्टिब्रेट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसको टिक कर दो। डॉर्सल नर्व कोड, हाँ ये राइट है, वर्टिब्रेट में नर्व कोड डॉर्सल होती है। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन डिजॉल्व रहता है, नहीं ये गलत है, हीमोग्लोबिन डिजॉल्व नहीं रहता है, आरबीसीज में रहता है। 3 और मोर पेयर्स ऑफ लिम्स, ये भी गलत है, वर्टिब्रेट्स में सिर्फ 2 पेयर ऑफ लिम्स रहते हैं। अ टेल बिहाइंड द लेवल ऑफ द एनस, हाँ टेल रहती है वर्टिब्रेट्स में। डॉर्सल हार्ट रहता है,
तो ये भी गलत है, डॉर्सल हार्ट नहीं रहता है, वेंट्रल हार्ट रहता है, राइट। तो इसकी सिर्फ 2 पॉइंट सही हैं इसमें। नेक्स्ट ना, अब सबसे पहले इन्होंने इनवर्टिब्रेट फाइला का पहला पॉरीफेरा से लेके काइनोडर्मिटा तक ये लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और इनके क्या एग्जाम्पल्स हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला फाइलम है पोरीफेरा। आई होप आपको समझ में आ रहा है, फास्ट तो नहीं हो रहा है, आई थिंक यहाँ तक क्लियर है, राइट। नेक्स्ट फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा का जो फाइलम है उसको हम पोर बियरर्स भी बोलते हैं और उसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है स्पंजेस। पोर बियरस या पोरीफेरा नाम कहाँ से आया? एक्चुअली इनकी पूरी बॉडी में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसकी वजह से इसको फाइलम पोरीफेरा कहा जाता है। पोरीफेरा आर द सिंपलेस्ट मल्टी सेलुलर एनिमल्स। सबसे सिंपल लेकिन मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं पोरीफेरा। हम देखिए स्टार्टिंग में हम लोगों ने मॉन्ड्रा प्रोटिस्टा फंगाई के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम एनिमल किंगडम के बारे में कर रहे हैं और एनिमल किंगडम का पहला फाइलम यानी कि फाइलम पोरीफेरा को हम डिस्कस कर रहे हैं। पोरीफेरा का मतलब होता है पोर बियरर्स, और जो पोरीफेरा होते हैं वो एक सिंपलेस्ट मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं, मतलब काफ़ी सारे सेल से मिलकर बनते हैं, लेकिन इनका बॉडी सिंपल होती है। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ हॉलो ट्यूब। इनकी बॉडी के अंदर एक हॉलो ट्यूब जैसा होता है। देयर इज नो सिंगल माउथ बट मैनी पोर्स और कैनल्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी वॉल थ्रू विच वाटर एंटर्स द बॉडी। इनके पास एक सिंगल माउथ नहीं होता है ना, जबकि क्या होता है इनके पूरे शरीर में छोटे छोटे छेद होते हैं और इनके बॉडी के आर पार पानी आता जाता रहता है, और पानी के साथ साथ जो मटेरियल बॉडी के अंदर आना चाहिए वो एंटर कर जाता है, तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और बाकी जो चीज़ नहीं चाहिए होती है वही उन्हीं पोर्स के द्वारा पानी में डिजॉल्व होकर बाहर निकल जाता है ना। तो इनके पास मुंह नहीं होता है, इनकी पूरी बॉडी में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, राइट। फ्रॉम दिस, जैसे आप स्पंज होता है ना, स्पंज में क्या होता है, छोटे छोटे वो होते हैं ना, पोर्स होते हैं। स्पंज को अगर आप पानी में डिप करते हो तो स्पंज पूरी की तरह उसको पानी के एब्जॉर्ब कर लेता है ना। ठीक उसी तरीके से इन स्पंजेस के बारे में आप समझो कि इनकी पूरी बॉडी में छिद्र है और इनके आर पार पानी आता रहता है। There is no single mouth but many pores or canals are present in the body wall through which water enters the body. From this water the sponges captures their food. तो ये पानी जो इनकी बॉडी के अंदर आ जाता है पोर्स के द्वारा, तो इस पानी के अंदर जो फूड भी आ जाता है उस फूड को ये स्पॉन्जेस कैप्चर कर लेते हैं। अ सिंगल लार्ज ओपनिंग ऑन द टॉप इज द एग्जिट फॉर वाटर। और फिर स्पॉन्जेस के ऊपर जिस टिप पे देखो एक ओपनिंग होती है, यहाँ पानी ऐसे ऐसे अंदर आया, फिर जो पानी को बाहर निकलना है वो इस टॉप की ओपनिंग से बाहर निकल जाता है। तो एक सिंगल लार्ज ओपनिंग ऑन द टॉप इज द एग्जिट फॉर वाटर। द स्पॉन्जेस यूजली हैव अ स्केलेटन ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्पिक्यूल्स। इसके अंदर जो स्केलेटन होता है वो छोटे छोटे स्पिक्यूल्स यानी स्पाइंस, कटीला एक स्केलेटन इसके अंदर होता है ना। तो देखो ये 2 एग्जाम्पल इन्होंने पॉरीफेरा का दिया है। साइकन है, साइकन देखने में ऐसा लगता है, इसकी पूरी बॉडी में छोटे छोटे पोर्स हैं और देखो हल्के हल्के से कांटे से निकले हुए हैं, इसको ही स्पिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से ये ओपनिंग एग्जिट है, यहाँ से पानी बाहर निकल जाता है, जबकि पानी एंटर कहाँ से कर रहा है, जिसकी पूरी बॉडी के अंदर पोर्स है उससे पानी एंटर कर रहा है, और इसी पानी के अंदर इसका फूड मटेरियल डिजॉल्व है वो भी साथ में एंटर हो जाता है, तो फूड अंदर रह जाता है, बाकी जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो ऊपर वाली ओपनिंग से बाहर निकल जाता है। ठीक है, और ये तुम्हारा दिखाया है बाथ स्पॉन्ज। बाथ स्पॉन्ज देखने में ऐसा रहता है, ये इनका सबस्ट्रेटम है, सबस्ट्रेटम नहीं आया यानी इससे ये एक जगह पर फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ से वहाँ मूव नहीं करते हैं, प्लांट्स की तरह स्पॉन्जेस भी फिक्स रहते हैं सब। ठीक है, नाउ जो इनकी पूरी बॉडी में एक जो स्केलेटन होता है वो क्या होता है, इन्होंने क्या बोला है, द स्पॉन्जेस यूजली हैव अ स्केलेटन ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्पिक्यूल्स और इलास्टिक स्पॉन्जिन फाइबर्स। इनका जो स्केलेटन होता है वो स्पॉन्जिन फाइबर से मिलके बनता है। एक्सेप्ट 1 और 2 फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस ऑल आर फाउंड इन सी। सिर्फ 1 या 2 फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस होते हैं, बाकी सारे के सारे स्पॉन्जेस सी में यानी समुद्र में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल याद करो, पॉरीफेरा के 2 एग्जाम्पल आपको याद करने हैं, साइकन एंड बाथ स्पॉन्ज। ठीक है, जिसका डायग्राम हम देख चुके हैं। तो ये तो हो गया फाइलम पॉरीफेरा के बारे में। नेक्स्ट फाइलम है फाइलम नाइडेरिया, जिसको हम सीलेंट्रेटा भी बोलते हैं, यानी कि सेक लाइक एनिमल होता है, देखने में एक सेक जैसा रहता है यानी बोरी जैसा लगता है। इसके एग्जाम्पल्स क्या है आपको याद रखना है, हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनिमोन एंड कोरल्स। ये सारे के सारे आपके फाइलम नाइडेरिया या सीलेंट्रेटा के एग्जाम्पल्स हैं, राइट।
In Cnidarians, a two-layered body wall encloses a single cavity in which digestion takes place. जो Cnidarians होते हैं इनकी बॉडी वॉल डबल लेयर होती है और इसके अंदर एक सिंगल कैविटी होती है. सिंगल कैविटी के अंदर आपका डाइजेशन इन जानवरों का डाइजेशन होता है. द कैविटी ओपन्स बाय अ माउथ एट वन एंड ओनली. इसकी कैविटी के ऊपरी हिस्से में माउथ होता है. देयर आर टेंटिकल्स टू कैच फूड ऑर्गेनिज्म. आप देख रहे हैं कि बाहर ये छोटे छोटे से रेशे से निकल रहे हैं, यही टेंटिकल्स होते हैं. ये टेंटिकल्स मदद करते हैं इनके प्रे को या फूड ऑर्गेनिज्म को कैच करने में. ये टेंटिकल्स मदद करते हैं. जैसे वो प्रे को कैच कर लेता है वो इस ओपनिंग यानी माउथ के थ्रू बॉडी के अंदर ले लेता है और बॉडी के अंदर क्या है, कैविटी है. द नाइडेरियंस आर फाउंड इन वाटर, मोस्टली इन सी, वेरी फ्यू इन फ्रेश वाटर. जो नाइडेरियंस होते हैं वो पानी में पाए जाते हैं, अधिकतर तो सी में ही पाए जाएंगे, थोड़े बहुत फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं. एग्जाम्पल, कोरल्स डेवलप हार्ड स्केलेटन मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट फ्रॉम देयर सीक्रेशन बट दीज आर नॉट बोन्स. जो कोरल्स और बाकी जितने भी नाइडेरियंस होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, लेकिन कोरल भी एक प्रकार का नाइडेरियन है या सिलेंट्रेटा है, लेकिन इसकी बॉडी हार्ड होती है क्योंकि कोरल्स के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन आ जाता है ना, तो जिससे जो उसको हार्ड स्ट्रक्चर दे देता है. लेकिन ये क्या है, ये इनकी हड्डियाँ नहीं होती हैं, ये तो सिर्फ इसकी बॉडी के ऊपर डिपोजिशन आ गया है कैल्शियम कार्बोनेट का, जिसकी वजह से कोरल्स क्या हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं. तो पूछ लेंगे कि कोरल्स डेवलप हार्ड स्केलेटन्स मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. आपको याद रखना है टर्म, राइट. तो देखो ये डायग्राम देख लो, ये सी एनीमोन का डायग्राम है कि इसका ये माउथ दिख रहा है, ये टेंटिकल्स दिख रहे हैं जिसकी वजह से ये अपने प्रे को कैच कर लेते हैं. ये इनकी बेसल डिस्क जिससे फिक्स्ड है, ठीक है. जेलीफिश तो आप देखते हो ईजिली मूव करती है ना, बहुत बार आपने वीडियो में देखा होगा जेलीफिश. तो ये भी सिलेंट्रेटा या नाइडेरियन का एग्जाम्पल है. रेड कोरल है ना, जिसको मूंगा कहते हैं, जिससे हम लोग अंगूठी वगैरह बनाते हैं, है ना, ज्वेलरी में यूज़ होता है. तो ये तुम्हारा रेड कोरल देखने में ऐसा लगता है. नाइडेरिया के 3 एग्जाम्पल आपको याद रखना है. नेक्स्ट 3 फाइला, इसके बाद हम जो नेक्स्ट 3 फाइला पढ़ने वाले हैं वो वॉर्म्स भी कहलाते हैं. वो तीनों फाइलम के अंदर जो आते हैं वो वॉर्म यानी कीड़े आते हैं. द नेक्स्ट 3 फाइला प्लेटीहेलमिन्थस, निमेटोडा एंड एनेलिडा इंक्लूड द एनिमल्स विच मे कलेक्टिवली बी कॉल्ड वर्म्स. नेक्स्ट 3 फाइलम में जितने भी एनिमल्स आने वाले हैं वो एक साथ मिलकर उनको वर्म्स ही बोला जाता है. दिस इज अ टर्म कॉमनली यूज फॉर क्रॉलिंग और क्रीपिंग एनिमल्स विथ रिलेटिवली सॉफ्ट बॉडीज. वर्म्स या कीड़े किसको बोलते हैं, जिनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, क्रीपिंग एनिमल्स होते हैं, है ना. जैसे तुम्हारा केचुआ या अर्थवर्म हुआ, है ना, या लीच आपने देखा है, ऐसे क्रीपी सी बॉडी होती है उनकी, तो और इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है. तो ये तीनों की जो नेक्स्ट फाइलम के जितने भी एनिमल्स होते हैं वो वर्म्स कहलाते हैं, राइट. सबसे पहले फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस. प्लेटीहेलमिन्थस को हम फ्लैट वॉर्म्स भी बोलते हैं क्योंकि इनकी बॉडी फ्लैट होती है, रिबन की तरह फ्लैट होती है. These are small, soft, flat and unsegmented worms without a body cavity. देखो ये याद रखना है, ये जो है प्लेटीहेलमिन्थस होते हैं, इनकी जो बॉडी होती है स्मॉल होती है, सॉफ्ट होती है, फ्लैट होती है. सेगमेंटेशन यानी कि धारियाँ नहीं होती है. जैसे ये सेगमेंटेशन दिख रहा है ना, आपको प्लेटीहेलमिन्थस में सेगमेंटेशन नहीं दिखेगा. इनके पास बॉडी कैविटी नहीं है, जबकि अभी हमने पढ़ा पिछले वाले फाइलम में सिलेंट्रेटा में कि उनके पास बॉडी कैविटी थी, लेकिन इनके पास बॉडी कैविटी नहीं होती है. तो ये याद रखना है आपको. यहीं पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वेदर प्लेटीहेलमिन्थस हैव बॉडी कैविटी और नॉट, और नेम अ फाइलम विच डू नॉट हैव अ बॉडी कैविटी, तो आपको प्लेटीहेलमिन्थस लिखना पड़ेगा. द एलिमेंट्री कैनाल हैज़ ओनली वन ओपनिंग, द माउथ. इनके एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग अभी एक ही है. इनके पास माउथ होता है लेकिन एनस नहीं होता है. प्लेटीहेलमिन्थस के केस में इनकी एलिमेंट्री कैनाल में माउथ तो होता है लेकिन एनस नहीं होता है, यानी कि खाना जाता भी माउथ से ही बाहर है और अनडाइजेस्टेड फूड निकलता भी माउथ से ही बाहर है. मोस्ट ऑफ द फ्लैटवर्म्स लिव्स ऑन और इनसाइड अदर एनिमल्स एज पैरासाइट. ये भी लाइन याद रखने वाली है. अधिकतर जो फ्लैटवर्म्स होते हैं ये किसी भी एनिमल्स के ऊपर के शरीर के ऊपर या शरीर के अंदर रहते हैं पैरासाइट्स के रूप में, यानी कि प्लेटीहेलमिन्थस जो होते हैं वो पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं एनिमल्स की बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर. कुछ प्लेटीहेलमिन्थस होते हैं जो कि फ्री होते हैं, या तो सी वाटर में पाए जाते हैं या फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, नहीं तो अधिकांश तो पैरासाइट ही होते हैं. एग्जाम्पल पैरासाइट के रूप में जो प्लेटीहेलमिन्थस पाए जाते हैं उनका एग्जाम्पल है लिवर फ्लूक, टेपवर्म, और फ्री फॉर्म में जो प्लेटीहेलमिन्थस पाए जाते हैं उनका एग्जाम्पल है प्लेनेरियम. ठीक है, इनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में ज़्यादा और डिटेल में देखेंगे. नाउ ये इनका देखने में प्लेनेरियम इस तरह से लगता है, एक पत्ता जैसा नहीं लग रहा है, फ्लैट दिख रहा है, लीफ लाइक दिखता है ना, कोई सेगमेंटेशन नहीं दिख रहा है. ये टेप वॉर्म है.
टेप वॉर्म को, जो ये जो चीज़ है ये टेप वॉर्म है, टेप जैसा लगता है, ठीक है, ये सकर्स दिखा रहे हैं जिससे ये चीज़ों को चूसता है। नाउ नेक्स्ट जो फाइलम है वो फाइलम है निमेटोडा। निमेटोडा को हम राउंड वर्म्स भी कहते हैं। दे आर लॉन्ग, सिलेंड्रिकल एंड अनसेगमेंटेड। ये लंबे लंबे होते हैं, सिलेंड्रिकल इनकी बॉडी होती है, इसमें भी सेगमेंटेशन नहीं होता है, ये भी विदाउट बॉडी कैविटी होते हैं। द एलिमेंट्री कैनाल ओपन्स एट टू एंड्स, माउथ एंड एनस। अब निमेटोडा की जो एलिमेंट्री कैनाल है इसमें माउथ भी है और एनस भी है, यानी कि फूड अंदर जाता है माउथ के थ्रू और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर निकलता है एनस के थ्रू। जबकि पिछले वाले में भी हमने देखा प्लेटीहेलमिन्थस के केस में सिर्फ माउथ था, एनस नहीं था, जबकि निमेटोडा में माउथ और एनस दोनों होते हैं। दे आर मोस्टली पैरासिटिक, ये भी अधिकतर पैरासिटिक होते हैं, यानी किसी भी एनिमल की बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर रहते हैं। लेकिन कुछ फ्रीली भी होते हैं जो कि सॉइल के अंदर यानी कि मिट्टी में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है, आपको एग्जाम्पल याद रखना है। निमेटोडा या राउंड वर्म का एग्जाम्पल हुकवर्म एंड एस्कैरिस, ये ह्यूमंस में पाए जाते हैं एज अ पैरासाइट, ठीक है। तो हुकवर्म और एस्कैरिस जो है ह्यूमंस में पाए जाते हैं। ईल वर्म्स पोटैटो प्लांट्स में पाए जाते हैं। यू विल रीड मोर अबाउट एस्कैरिस इन चैप्टर 16। तो देखो ये एस्कैरिस का वो दिया है एग्जाम्पल, ये एनस दिखा रहा है, ये माउथ दिखा रहा है, और ये ईल वॉर्म का दिखा रहा है। इसको काफ़ी मैग्नीफाई करके ये लोग दिखा रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि कैसा लगता है देखने में, ठीक है। लेकिन इतने छोटे होते हैं ना, कब बॉडी के अंदर घुस जाते हैं पता भी नहीं चलता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसलिए कहते हैं बारिश आरिश में के पानी में कभी भी आपको विदाउट स्लीपर या विदाउट शूज़ नहीं घूमना चाहिए, नहीं तो फुट के थ्रू ही एंटर कर जाते हैं। अगर कीचड़ में या गंदे पानी में बहुत देर तक पैर रहता है तो ये सारे कीटाणु उसके अंदर उससे वर्म अंदर घुस जाते हैं। नेक्स्ट फाइलम क्या है, फाइलम एनालिडा। अब यहाँ से जो फाइलम एनालिडा है इसकी बॉडी सेगमेंटेड है, इसमें सेगमेंट्स देखने को मिलेंगे, या इनको हम सेगमेंटेड या रिंग वॉर्म्स भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, अर्थवॉर्म, लीचेस एंड नेल्स, ठीक है। इसका फिगर अभी हम देखेंगे 8.1 में। द बॉडी ऑफ एन एनालिड वर्म इज सिलेंड्रिकल एंड डिवाइडेड इनटू रिंग लाइक सेगमेंट्स। इनकी जो बॉडी होती है वो सिलेंड्रिकल होती है और इनकी बॉडी में रिंग लाइक सेगमेंट होते हैं, यानी कि इनकी जो ये बॉडी है ना इसमें आपको ऐसे ऐसे सेगमेंट देखने को मिलेंगे, है ना। आपने अर्थवर्म तो देखा होगा, आपको इस तरह के सेगमेंट्स दिखेंगे। एन एनालिड वर्म हैव अ वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। एनालिड का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है अच्छे से डेवलप होता है। इनकी एलिमेंट्री कैनाल दोनों साइड से ओपन रहती है, एक तरफ माउथ होता है, दूसरी तरफ एनस रहता है। दे हैव ट्रू बॉडी कैविटी। याद रखो कि एनालिड्स के पास ट्रू बॉडी कैविटी होती है और उसको हम सीलम कहते हैं, राइट। अब इसको थोड़ा अर्थवर्म को डिस्कस इन्होंने किया है। अर्थवर्म, ऑल अर्थवर्म्स लिव इन बरोज इन डैम्प सॉइल। जितने भी अर्थवर्म्स होते हैं वो बरोज में रहते हैं और गीली मिट्टी में पाए जाते हैं। दे मेक दीज बरोज बाई ईटिंग थ्रू द सॉइल। ये भाई बरोज कैसे बनाते हैं, ये इस मिट्टी को खाते जाते हैं और उसको गहरा गड्ढा करते जाते हैं। एक तरफ से मुंह से मिट्टी खाते जाते हैं और इनके एनस से वो मिट्टी बाहर निकलती चली जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, जब मिट्टी में अर्थवर्म पाए जाते हैं तो मिट्टी बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है और पोरस हो आती है। इसलिए बहुत सारे वो फार्मर्स क्या करते हैं, अपनी मिट्टी को पोरस करने के लिए उसमें अर्थवर्म डाल देते हैं, क्योंकि अर्थवर्म की टेंडेंसी होती है कि वो मुंह से मिट्टी खाता जाता है और बहुत सारी मिट्टी खाता है और पीछे से वो एनस से बाहर निकालता जाता है। इससे एक तो मिट्टी में क्या होता है, पोरस हो जाती है और साथ में वो फर्टाइल भी हो जाती है। वही लिखा है यहाँ पर, ऑल अर्थवर्म्स लिव इन बरोज इन डैम्प सॉइल। गीली मिट्टी में पाए जाते हैं, क्यों, क्योंकि अर्थवर्म्स को अपनी स्किन मॉइस्ट रखना पड़ता है ना। दे मेक दीज बरोज बाई ईटिंग थ्रू द सॉइल इज ईटन इन लार्ज क्वांटिटीज and is passed out through the other end of the body in the form of casting के रूप में दूसरे साइड से यानी कि एनस के थ्रू ये बाहर निकालता रहता है। The soil contains organic matter in the form of humus and broken bits of leaves। जो सॉइल होता है उसमें ऑर्गेनिक मैटर तो रहता है ह्यूमस के रूप में, और जो मरी हुई पत्तियाँ होती हैं, जो डेड लीव्स होती हैं, उनके टुकड़े रहते हैं। अर्थवर्म्स अवॉइड लाइट, इसको रोशनी पसंद नहीं है, इसलिए दे आर नॉक्टर्नल, अधिकतर ये अंधेरे में बाहर निकलते हैं। दे क्रॉल अप to the surface, they crawl up on the surface of the ground at night for feeding and mating। ये रात के समय पर मिट्टी से बाहर निकल के ग्राउंड पर आते हैं, या तो कुछ खाने के लिए या मेटिंग करने के लिए। ड्राई सॉइल इज़ अनसूटेड फॉर अर्थवर्म्स। जो सूखी मिट्टी होती है वो इनके लिए सूटेबल नहीं होती है। देयर स्किन हैज़ टू बी केप्ट मॉइस्ट फॉर रेस्पिरेशन। इनकी जो स्किन है रेस्पिरेशन के लिए इनकी स्किन को मॉइस्ट रखना पड़ता है, इसलिए अर्थवर्म हमेशा गीली मिट्टी में पाया जाता है, सूखी मिट्टी में ये सर्वाइव नहीं कर पाता है। द कॉमन इंडियन अर्थवर्म फेरिटीमा पोस्थ्यूमा, जिसको फिगर 8.11 में दिखाया है, हैज़ अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी विच इज डिवाइडेड इनटू सीरीज ऑफ 80 to 100 रिंग लाइक सेगमेंट्स। जो आपका इंडियन अर्थवर्म है, ये तो लीच दिखा रहे हैं, ये लीच का डायग्राम दिखा रहे हैं। देखो लीच में किस तरह से आपको सेगमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। फिर ये वाला जो है ये आपका अर्थवर्म दिखा रहे हैं, अर्थवर्म में भी बॉडी सेगमेंट दिखा रहे हैं, ये माउथ दिखा रहे हैं, ये एनस दिखा रहे हैं,
इनके बीच, इसके नीचे वाली साइड में, वेंट्रल साइड में एक हल्का सा लाइट बैंड रहता है जिसको क्लाइटेलियम कहते हैं। यहीं पे अर्थवॉर्म के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स रहते हैं और यहीं पे ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट करता है। ये तीसरा वाला जो नेरिस दिखा रहे हैं, है ना, नेरिस को देखोगे इसकी बॉडी में भी सेगमेंट होता है और बहुत सारे छोटे छोटे इसके पैर होते हैं और ये ऊपर ओपनिंग होती है, राइट। तो अर्थवॉर्म के बारे में ये क्या बता रहे हैं, द कॉमन Indian earthworm Pheretima posthuma has a long cylindrical body which is divided into series of 80 to 100 ring length segment। तो एक earthworm की बॉडी में करीब 80 से 100 segments होते हैं। There is no head and there are no appendages, no eyes and no tails। earthworm का ना सर होता है, ना उसके हाथ पैर होते हैं, ना उसकी eyes होती है, ना उसकी tail होती है। The mouth is a simple opening at the front end। सीधी से उसके आगे वाले हिस्से में एक छोटी सी ओपनिंग होती है जिसको माउथ कहते हैं। इसके पीछे वाले हिस्से में जो ओपनिंग होती है उसको एनस कहते हैं। इसके पास माउथ तो होता है लेकिन जॉज नहीं होते हैं। द एनस इज लोकेटेड एट द एक्सट्रीम हैंड एंड, सबसे लास्ट वाले एंड में एनस होता है। इन अ मैच्योर वर्म अ शॉर्ट सिलेंड्रिकल बैंड ऑफ थिक ग्लैंडुलर स्किन क्लाइटेलियम surrounds the body like a belt in the segment 14 to 16 which is about 1/3 distance of the body from the front and this clitelium serve as reproduction। ये पूछ लेंगे है कि क्लाइटेलियम का क्या फंक्शन होता है। मैंने बताया ना कि अर्थवॉर्म में करीब 80 से 100 सेगमेंट होते हैं, राइट, 80 से 100 सेगमेंट होते हैं। करीब आपका जब 14 से 16 सेगमेंट के बीच का जो हिस्सा होता है लाइट कलर का होता है, ठीक है, जबकि बाकी सारे डार्क होते हैं। यही वो हिस्सा होता है जिसको क्लाइटेलियम का बैंड कहलाता है और यही हिस्से में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, यहीं पे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। आपको इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ये पूछ लेंगे ये वर्ड, ठीक है। तो देखो इसमें जो बता रही है, ये जो हल्का वाला जो हिस्सा आ रहा है, ये जो हल्का वाला जो हिस्सा आ रहा है यही क्लाइटेलियम है, ठीक है, यहीं पे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। तो देख रहे हैं ना कि ऊपरी हिस्से में ही रहता है, करीब 16-18 सेगमेंट में ये में आप देखोगे। आप नेचुरली भी कभी अर्थवॉर्म देखो जो अपने घर में, तो ऑब्जर्व करना कि उसका ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा छोड़ के फिर हल्का सा स्किन लाइट रहेगी उसकी, तो जितनी स्किन उसकी लाइट लिख रही है ना उतना जो बैंड है ना वो क्लाइटेलियम कहलाता है। The lighter colored ventral lower side bears a fewer important opening in structures close to the cliterium। अब अगर अर्थवॉर्म को उल्टा कर दो तो अंदर की जो उसकी वेंट्रल साइड होगी वो हल्के रंग की होती है, जबकि जो सीधा होता है तो ऊपर की साइड उसको डार्क ब्राउन की आपको दिखेगी, जबकि अंदरूनी हिस्सा इसका जो क्या होता है हल्का लाइट कलर का होता है। और यहीं पर जो क्लाइटेलियम होता है इसके पास यही इसी साइड वेंट्रल साइड में ही रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड रहते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ अर्थवॉर्म के बारे में भी पूछ लेते हैं, तो ये आपको याद रखना है। द अर्थवॉर्म इज़ हाईली यूजफुल इन एग्रीकल्चर में बहुत इस्तेमाल होता है अर्थवॉर्म का। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इट लूजन अप्स एंड एरिएट्स द सॉइल एज इट बरोज। दिस हेल्प्स इन रेस्पिरेशन ऑफ द रूट्स ऑफ प्लांट्स एंड मेक्स देम ग्रो वेल एंड पेनिट्रेट डीपर। क्या करता है कि इसको ना लगातार मिट्टी खाने की आदत होती है, जिसकी वजह से क्या होता है ये सॉइल को पोरस कर देता है और सॉइल के अंदर क्या हो जाती है, हवा भर जाती है, जिसकी वजह से पौधों की जो जड़ें होती हैं उन तक ऑक्सीजन पहुँच पाती है और उनकी जड़ें रेस्पिरेशन कर पाती हैं, ठीक है। और प्लांट भी काफ़ी अच्छे तक आपका डीपली पेनिट्रेट कर जाता है और अच्छे से फिक्स हो जाता है। नेक्स्ट, अर्थवॉर्म कीप्स इंटरचेंजिंग द टॉप सॉइल विद द लोअर लेयर, दस इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ये लगातार बरो बनाता रहता है ना, तो ऊपर की मिट्टी नीचे, नीचे के ऊपर मिट्टी ऊपर करता रहता है, तो जिसकी वजह से सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो बनी रहती है। द अर्थवॉर्म्स एक्सक्रीटा इज रिच इन नाइट्रोजनस मैटर विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्लांट ग्रोथ। अब मैंने बताया कि वो मिट्टी लगातार खाता रहता है और दूसरी तरफ से बाहर निकालता रहता है, तो जब वो दूसरी तरफ से बाहर निकालता है तो उसके जो एक्सक्रीटा होता है उसमें नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी और ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है और जो प्लांट ग्रोथ के लिए अच्छी होती है। नेक्स्ट, प्रेजेंटली अर्थवॉर्म्स आर बीइंग यूज्ड इन वर्मी कल्चर फॉर प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी मैन्योर। अच्छी क्वालिटी का मैन्योर बनाने के लिए वर्मी कल्चर में अर्थवॉर्म का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। मैनी पीपल यूज़ अर्थवॉर्म एज बेट्स इन कैचिंग फिश। बहुत सारे लोग अर्थवॉर्म का इस्तेमाल करते हैं फिश पकड़ने के लिए, ठीक है ना। तो अर्थवॉर्म लगा देते हैं उसमें कांटे में, जिससे फिश पकड़ते हैं और फिश वो अर्थवॉर्म को खाने आती है, उतने में वो कांटे में फंस जाती है और इस तरीके से उसको पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एनालिडा के बारे में, स्पेशली इसमें अर्थवॉर्म के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी आएगी, वो भी आपको याद रखना है। क्लाइटेलियम के बारे में थोड़ा पूछ लेते हैं, तो थोड़ा सा उसको भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट फाइलम जो है वो है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है ज्वाइंटेड लेग्ड एनिमल्स, मतलब जिनके जो लेग होते हैं वो ज्वाइंटेड रहते हैं। इनके एग्जाम्पल में आ गया क्रेफिश, क्रैब, मिलीपीड, सेंटीपीड और इंसेक्ट्स में आ गया स्कॉर्पियंस और स्पाइडर्स वगैरह। दिस फाइलम हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज इन द एनिमल किंगडम। अब ये लाइन तो याद रखने वाली
चीज़ है, क्योंकि पूछ लेंगे कि कौन से फाइलम में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज़ होती हैं, तो आर्थ्रोपोड्स में सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ होती हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, वो सारे के सारे आर्थ्रोपोड्स कहलाते हैं। दीज एनिमल्स हैव जॉइंटेड लिम्स, इनके लिम्स जो होते हैं जॉइंटेड होते हैं। वन पेयर ईच ऑन सम और ऑन ऑल बॉडी सेगमेंट्स। ठीक है, कभी कभी होता है एक पेयर हर एक सेगमेंट पाया जाता है, कभी कभी कुछ सेगमेंट्स में अपेंडेजेस होते हैं। These animals have jointed limbs, one pair each on some or on all body segments. There is an exoskeleton made of chitin. याद रखना है, इनके ऊपर एक एक्सोस्केलेटन रहता है, कड़क कड़क से एक परत रहती है जिसको काइटिन कहते हैं। आपने क्रैब देखा है या आपने कॉकरोच देखा है, तो कॉकरोच के ऊपर आपको ऐसे दिखेगा कि हार्ड सा कुछ कवर सा रहता है। वो जो कवर जो उसका जो होता है वो एक्सोस्केलेटन कहलाता है और वो काइटिन का बना रहता है। उसी तरह क्रैब के ऊपर भी होता है एक कड़क सा एक्सोस्केलेटन। They cast off the exoskeleton during growth in early life, which is regrown. जब ये शुरुआती समय पे जब इनकी ग्रोथ हो रही होती है तो ये एक्सोस्केलेटन को कास्ट ऑफ कर देते हैं, मतलब झड़ा देते हैं, लेकिन दोबारा फिर ये एक्सोस्केलेटन रीग्रो हो जाता है। द कास्टिंग ऑफ एंड द रीग्रोइंग ऑफ द एक्सोस्केलेटन इज कलेक्टिवली कॉल्ड मूल्टिंग। पूछ लेंगे कि मूल्टिंग क्या होता है। ये बार बार अपने एक्सोस्केलेटन को झाड़ देता है और फिर से रीग्रो कर लेता है, इसी को मूल्टिंग कहते हैं। मतलब ये अपने एक्सोस्केलेटन से, जैसे सांप अपनी स्किन बदलता है ना, केचुली बदलता है, उसी तरीके से जो तुम्हारा आर्थ्रोपोड्स होते हैं वो भी अपने एक्सोस्केलेटन को समय समय पर बदलते रहते हैं। पुरानी हो जाती है तो झड़ जाती है और नई एक्सोस्केलेटन आ जाती है। इस प्रोसेस को मूल्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये मूल्टिंग याद रखना, पूछ लेंगे। कुछ इन्होंने इन्फॉर्मेशन आर्थ्रोपोड्स के बारे में और दी है, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए आप लोगों को इसको इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा। अभी मैं इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो जो मेन हमारे इस सिलेबस है हम उस चीज़ को कवर कर रहे हैं। ये आप अपने फर्दर नॉलेज के लिए इसको पढ़ सकते हैं, तो मैं ये बॉक्स अभी स्किप कर रही हूँ। डिफरेंसेस अमंग फ्लैटवॉर्म, राउंडवॉर्म एंड रिंगवॉर्म। अब हमने फ्लैटवॉर्म्स, राउंडवॉर्म और रिंगवॉर्म के बारे में पढ़ा, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है, क्योंकि ये सारे वर्म्स हैं, है ना। फ्लैटवॉर्म जो होता है प्लैटीहेलमिन्थस कहलाता है, राउंडवॉर्म नेमेटोड था और रिंगवॉर्म आपका एनालेट था। सबसे पहले डिफरेंस तो क्या है, जो प्लैटीहेलमिन्थस होते हैं उनकी बॉडी फ्लैट रिबन की तरह होती है और अनसेगमेंटेड होती है, जबकि जो नेमेटोड्स होते हैं उनकी जो बॉडी होती है सॉफ्ट, राउंड और सिलेंड्रिकल होती है, और एनालेट की बॉडी सॉफ्ट सिलेंड्रिकल होती है और इनकी बॉडी में सेगमेंट्स भी पाए जाते हैं। प्लैटीहेलमिन्थस के केस में बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है। निमेटोड्स के केस में बॉडी कैविटी होती तो है लेकिन फॉल्स होती है, इसको ट्रू नहीं बोल सकते हैं, जबकि एनालिट्स के केस में ट्रू बॉडी कैविटी होती है। फ्लैटवॉर्म्स के केस में या प्लैटीहेलमिन्थस के केस में एलिमेंट्री कैनाल में सिंगल ओपनिंग होती है, हैज़ वन ओपनिंग, और वही ओपनिंग माउथ और एनस दोनों का काम करती है, जबकि निमेटोड के केस में सेपरेट ओपनिंग होती है माउथ और एनस की। उसी तरीके से आपके एनालिट्स के केस में भी एलिमेंट्री कैनाल की दो ओपनिंग होती है, माउथ एंड एनस। ठीक है, अब हम थोड़ी सी सिमेट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। बॉडी सिमेट्री क्या होती है। लुक एट द जनरल शेप ऑफ द 4 ऑर्गेनिज्म शोन बिलो। यहाँ पे 4 ऑर्गेनिज्म दिखाए हैं, एक अमीबा दिखाया है, स्टारफिश दिखाई है, हाउस फ्लाई दिखाया है और ह्यूमन बीइंग दिखाया है। अब आप देखो, अमीबा को अगर आप कहीं से भी काटोगे तो वो एक जैसा शेप नहीं आएगा, यानी कि तुम्हारा जो अमीबा वो क्या है, वो असिमेट्रिकल है। जब हम किसी चीज़ को काटते हैं किसी भी डायरेक्शन में और अगर वो 2 बराबर के हिस्से में टूटता है तब तो उसको सिमेट्रिकल कहते हैं, लेकिन अगर वो दो बराबर शेप में नहीं टूट रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है, तो उसको असिमेट्रिकल कहते हैं। तो जो अमीबा है उसकी बॉडी क्या है, असिमेट्रिकल, क्योंकि इस पर एक जैसा शेप नहीं मिलता है। स्टार जो फिश होती है इसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, यानी कि जैसे सर्कल का जो रेडियस होता है ना, तो रेडियस अगर की तरफ से हम इसको काटेंगे तो अनगिनत रेडियस होते हैं, तो आप अनगिनत तरीके से इसकी सिमेट्री आप बना सकते हैं, इसलिए इसकी सिमेट्री क्या है, रेडियल है। हाउस फ्लाई और ह्यूमन बींग्स की बात की जाए तो इसमें बाइलेटरल सिमेट्री है, यानी कि बीच से अगर इसको डिवाइड किया जाए तो ये 2 बराबर के हिस्से लेफ्ट साइड और राइट साइड में ये टूट जाएगा, यानी कि हाउस फ्लाई और ह्यूमन बींग्स की क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री है। ठीक है, तो सिमेट्री क्या होती है, अ स्ट्रेट लाइन विथ एरो हेड्स एट बोथ एंड्स रिप्रेजेंट द मैनर इन विच वी मे ट्राई टू कट द ऑर्गेनिज्म इनटू 2 इक्वल हाफ्स, है ना। अगर हम ये एक लाइन दिख रही है स्ट्रेट लाइन, इसके दोनों तरफ एरो बनाया है, वो ये बता रहे हैं अगर हम इस लाइन से अगर दोनों को 2 बराबर हिस्से में काटेंगे तो कैसा मिलेगा। तो आप देखोगे कि जो हाउस फ्लाई है उसमें सिर्फ जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है सिंगल होती है, इसको आप बीच से ऐसे काटोगे तो 2 बराबर के हिस्से में टूट जाएगी, जबकि स्टार फिश में आपने देख रहे हैं रेडियल सिमेट्री है। अमीबा
नो मैटर हाउ यू काट इट द टू हाफ्स विल नेवर बी सिमिलर टू ईच अदर। अमीबा में को आप कैसा भी काटो दो बराबर के हाफ्स आपको नहीं मिलेंगे। इसका मतलब अमीबा की जो बॉडी है वो असिमेट्रिकल है, यानी कि इसके पास कोई सिमेट्री नहीं है। स्टारफिश, एनी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर दैट इज अलॉन्ग एनी रेडियस विल डिवाइड द बॉडी इनटू टू सिमिलर हाफ्स। कोई भी लाइन जो उसके सेंटर से पास करेगी तो वो उसकी बॉडी को दो बराबर के हिस्से में पास डिवाइड कर देगी, यानी कि इसके पास क्या है, रेडियल सिमेट्री है। हाउस फ्लाई, द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ्स ओनली अलोंग वन प्लेन, एक ही प्लेन यानी कि वर्टिकली आप इसको दो बराबर के हिस्से में बांट सकते हो, यानी कि हाउस फ्लाई क्या है, बायलैटरल सिमेट्री है। द टू साइडवर्ड्स हाफ्स आर सिमिलर, यानी कि लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट के बराबर हो जाएगा। ह्यूमंस के पास भी बायलैटरल सिमेट्री है। ऑलमोस्ट ऑल द वर्टिब्रेट्स एंड अ लार्ज नंबर ऑफ इनवर्टिब्रेट्स आर बायलैटरली सिमेट्रिकल। अधिकतर जो वर्टिब्रेट्स होते हैं या बहुत सारे इनवर्टिब्रेट्स भी होते हैं, अधिकतरों में हमने देखा है बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। ठीक है, अब मैं आपको बता रही थी कि इसमें बॉडी डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। और डॉर्सल वेंट्रल भी दो, ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना, बाहर का जो पीठ वाला हिस्सा होता है वो डॉर्सल कहलाता है ना। जो पेट वाला जो हिस्सा होता है वो वेंट्रल कहलाता है। मुंह की तरफ जो हिस्सा होता है उसको एंटीरियर कहते हैं, और जो पीछे का हिस्सा होता है टेल वाला साइड का हिस्सा होता है उसको पोस्टीरियर कहते हैं। तो आपको ये टर्म्स पता होना चाहिए कि डॉर्सल साइड क्या कहलाती है, वेंट्रल साइड क्या कहलाती है, एंटीरियर क्या कहलाती है, पोस्टीरियर। समझ में आ गया। पीठ वाला जो साइड होता है वो डॉर्सल कहलाता है, पेट वाला साइड वेंट्रल कहलाता है, मुंह वाला साइड जो होता है वो एंटीरियर कहलाता है, और जो पूंछ वाला साइड जो होता है वो आपका पोस्टीरियर कहलाता है। तो एंटीरियर टुवर्ड्स द फ्रंट, पोस्टीरियर टुवर्ड्स द हिंड, एंड dorsal relating to the back or the upper side of the body, ventral belonging to the lower or under side of the body, और lateral यानी sides हो गए, यानी कि left side या right side। तो ये terms आपको पता होने चाहिए, क्योंकि कभी अगर वो समझाने की कोशिश करें तो आपको यही नहीं समझ में आ रहा है भाई dorsal side कौन सा होता है, ventral side कौन सा होता है, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे समझा दिया है, राइट। नेक्स्ट 7th फाइलम है फाइलम मॉलस्का। एग्जाम्पल्स इसके क्या आ जाएंगे, स्नेल, स्लग, ऑयस्टर, मसल, क्लैम, स्क्विड एंड ऑक्टोपस, ये सारे से एग्जाम्पल हैं। These animals have a soft, unsegmented with a hard calcareous shell to protect the soft body। जितने भी मॉलस्कस होती हैं इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, अनसेगमेंटेड होती है, लेकिन इनके ऊपर एक शेल होती है, कवरिंग होती है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है, इसलिए इसको कैल्शियस शेल कहते हैं, है ना। जैसे आपका मसल हुआ या आपका ये स्नेल हुआ, है ना। They have a muscular foot to help locomotion and also to act as a weapon in some cases। इनका जो foot होता है वो muscular होता है ताकि ये मूव कर सके, लोकोमोशन के लिए हेल्प करता है, और साथ साथ में ये वेपन, किसी पे अटैक करना है तो वो इसी फुट के द्वारा करते हैं, राइट। तो जितने भी मॉलस्कस होते हैं इनके ऊपर एक शेल होता है, शेल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बनकर बनता है, इसलिए इसको कैल्शियस शेल कहते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है। उस सॉफ्ट बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए इनके ऊपर शेल होता है। ये सारे हमने मॉलस्कस के एग्जाम्पल दिए। मसल ऐसा लगता है, फिर चिटॉन ऐसा लगता है, फिर लॉलीगो है, ये स्नेल है, ये ऑक्टोपस है, और ऑक्टोपस भी आपका मॉलस्कस में ही आता है, ये स्लग है और ये सीपिया है। बस इतना ही पढ़ना था इसमें मॉलस्कस में। नेक्स्ट है 8th फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा पता होता है स्पाइनी स्किन, यानी कटीली बॉडी होती है, इनके कांटे कांटे से लगे रहते हैं इनकी बॉडी में, है ना। जो करोगे तुम छुओगे ना तो तुमको ये छिड़ेगा, है ना। पियर्सिंग बॉडी होती है, स्पाइन्स होते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, स्टारफिश, ब्रिटल स्टार, सी अर्चिन एंड सी क्यूकम्बर इसके एग्जाम्पल होते हैं। देखने में देखो, आप देखो कितने कैसे कांटे कांटे से लगे हुए हैं। ऐसे स्टारफिश भी कटीली होती है, ब्रिटल स्टार भी कटीला होता है, और ये सी क्यूकम्बर है, इसको सी क्यूकम्बर कहते हैं। इकाइनोडर्म्स आर अनसेगमेंटेड, इनकी बॉडीज भी अनसेगमेंटेड होती है। मरीन एनिमल्स होते हैं, यानी कि सी या ओशंस में पाए जाते हैं। दे हैव एन एक्सोस्केलेटन एंड स्पाइनी सरफेस, इनके पास भी एक्सोस्केलेटन होता है। जैसे आर्थ्रोपोड्स के पास एक्सोस्केलेटन था जो काइटिन का बना हुआ था, ठीक वैसे इनके पास भी एक्सोस्केलेटन होता है, और इनका ऊपरी हिस्सा स्पाइनी होता है, यानी कटीला होता है। दे मूव बाय मीन्स ऑफ ट्यूब फीट, ये मूव कैसे करते हैं, इनका जो फीट होता है वो ट्यूब फीट होता है, उसके द्वारा ये मूव करते हैं। दे आर रेडियली सिमेट्रिकल, इन सब में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। दे हैव सिमिलर पार्ट यूजुअली 5 अरेंज रेगुलरली अराउंड अ सेंट्रल पॉइंट, अधिकतर इनके 5 हिस्से होते हैं जो सेंटर से बराबर की दूरी में रहते हैं। स्टारफिश में तो बहुत क्लियरली दिख रहा है, उसी तरीके से ब्रिटल स्टार में देखो 5 हैं, इसी तरीके से आपका ये भी ऐसा होता है, ठीक है। तो ये होगा आपका इकाइनोडर्मेटा के बारे में। अब जो आपने पढ़ लिया है उसकी प्रोग्रेस चेक ये दे रहे हैं। मेंशन द नेम ऑफ द फाइलम अगेंस्ट द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो भाई जो हमने पढ़ा है उसी को रिवाइज करो और देखते हैं कितना है। 1-2 मैं बता देती हूँ, बाकी आप लोग रिवाइज करो। नो सिंगल माउथ बट न्यूमरस पोर्स एज वाटर इनलेट्स, सिंगल माउथ नहीं है लेकिन बहुत सारे पोर्स हैं। कौन सा फाइलम है, फाइलम पॉरीफेरा।
ज्वाइंटेड अपेंडेजेस किसके पास हैं? फाइलम आर्थ्रोपोडा में। अनसेगमेंटेड बॉडी विद अ प्रोटेक्टिव कैल्शियस सेल्स, अभी अभी हमने पढ़ा मोलस्का के पास है, मोलस्का के पास अनसेगमेंटेड बॉडी है और ऊपर से प्रोटेक्टिव कैल्शियस सेल है। लोकोमोशन बाय ट्यूब फीट, अभी हमने देखा इकाइनोडर्मेटा के पास है, ठीक है। नेक्स्ट लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड अनसेगमेंटेड बॉडी, तो ये आपकी कौन सी थी? ये निमेटोड्स थे। नेक्स्ट है स्मॉल फ्लैट अनसेगमेंटेड बॉडी, तो ये प्लेटीहेलमिन्थस या फ्लैटवॉर्म्स हो गए, राइट। फिर इन्होंने ये एनिमल्स दिए, इनके फाइलम आपको लिखना है कि लीच किसको बिलोंग करता है, हाइड्रा, टेपवॉर्म, सी कुकुम्बर, तो ये आप लोग अपने आप से करिए, इसके फाइलम के नाम यहाँ पर लिखिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फाइलम है फाइलम कॉर्डेटा, 9th फाइलम, जिसको हम वर्टिब्रेट्स भी कहते हैं क्योंकि इनके पास बैकबोन होती है। ऑल कॉर्डेट्स possessing a notochord which is a rod like structure present in the middle dorsal axis of the body, जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं उनके पास नोटोकॉर्ड होती है। नोटोकॉर्ड एक रॉड जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि इनकी मिड डॉर्सल एक्सिस से पास होती है ना। आप देखते हो पीठ के बीचों बीच हिस्से में आपको एक हार्ड सा ही कुछ ऐसा लगता है रॉड सा लगा हुआ है, वो ही नोटोकॉर्ड होती है। Except a few primitive forms in which the notochord persists throughout life, in all other it is replaced by a backbone. कुछ primitive forms को छोड़कर कुछ प्रिमिटिव फॉर्म्स ऐसे होते हैं जिसकी नोटोकॉर्ड लाइफ लॉन्ग रहती है, वरना बच्चों में नोटोकॉर्ड होती है और जब ये मैच्योर होते हैं तो यही नोटोकॉर्ड काय में कन्वर्ट हो जाती है? बैकबोन में, वर्टिबल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। ऑल वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस हैव अ नोटोकॉर्ड इन एम्ब्रियो, तो नोटोकॉर्ड कब रहती है? जब एम्ब्रियो, जब पेट के अंदर वो एम्ब्रियो डेवलप होता है ना, तो उस वक्त नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। लेकिन जैसे ही वो एम्ब्रियो फीटस में कन्वर्ट होता है और वो जो बर्थ होता है और यंग वन में, तब वो नोटोकॉर्ड तब तक बैकबोन में कन्वर्ट हो चुकी होती है। मतलब जब बच्चा शरीर से बाहर आता है तो उसकी नोटोकॉर्ड वर्टिब्रेट में वर्टिबल कॉलम में कन्वर्ट हो चुकी होती है, राइट। तो डॉट से पीठ के बीच के हिस्से में एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर जाता है, इसी को हम नोटोकॉर्ड कहते हैं और यही नोटोकॉर्ड आगे चल के वर्टिबल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। तो कॉर्डेट्स विच पॉजेस बैकबोन आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स, तो वो सारे कॉर्डेट्स जिसके पास बैकबोन होती है उसको हम वर्टिब्रेट कहते हैं। ये डेफिनेशन याद कर लो। वर्टिब्रेट्स हैव अ वेल डेवलप्ड वर्टिबल कॉलम forming the main axis of the internal skeleton which may be of bones or cartilage। जो जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके पास अच्छा खासा डेवलप्ड वर्टिबल कॉलम होता है और यही वर्टिबल कॉलम मेन एक्सिस होता है स्केलेटन का, फिर इसी से सारी हड्डियाँ जुड़ी रहती हैं, है ना। किसी का भी स्केलेटन उठा के देख लो, ऐसे ही होता है, वर्टिब्रेट्स से सारी हड्डियाँ जुड़ी रहती हैं। वो बाकी का स्केलेटन बोन्स या कार्टिलेज, बोन से बना होता है या कार्टिलेज से बना होता है, वो डिपेंड करता है। दीज एनिमल्स हैव अ हेड, अ ट्रंक एंड 2 पेयर ऑफ अपेंडेजेस। जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उनका सर होता है, बीच का ट्रंक यानी छाती वाला हिस्सा होता है और 2 पेयर ऑफ अपेंडेजेस यानी 2 हाथ और 2 पैर होते हैं। गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट एट सम टाइम इन देयर लाइफ के किसी हिस्से में, किसी टाइम में, किसी पल में उनके पास गिल स्लिट्स भी होते हैं। गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट इन सम टाइम इन देयर लाइफ, मतलब जब डेवलपिंग फेज में होते हैं तब उनके पास गिल स्लिट्स होते हैं जिसके थ्रू वो ब्रीथ करते हैं। वर्टिब्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस। वर्टिब्रेट्स को 5 क्लासेस में डिवाइड किया है और इन 5 क्लासेस को भी हमको पढ़ना है, यानी कि फिशेस, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, बर्ड्स एंड हेयरी क्वाड्रूपेड्स। तो ये सारे के सारे क्या आते हैं? वर्टिब्रेट के अंदर आते हैं और ये 5 क्लास हम पढ़ने वाले हैं। फिगर 8.5 में ये 8.15 में ये दिखाया है, ये एम्फीबियन, मैमल, बर्ड, फिश और रेप्टाइल, राइट। तो एनिमल किंगडम्स को पहले तो हमने 2 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। इनवर्टिब्रेट में, इनवर्टिब्रेट क्या होता है? इसमें नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है वेंट्रल साइड में, हार्ट डॉर्सल साइड में होता है इनवर्टिब्रेट्स का, और हीमोग्लोबिन डिजॉल्व रहता है ब्लड में। जबकि वर्टिब्रेट में जो फाइलम आता है वो कॉर्डेटा का आता है। कॉर्डेटा के जो नोटोकॉर्ड या वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट रहता है इसमें, और इनका जो हार्ट होता है वर्टिब्रेट्स का वो वेंट्रल साइड होता है, जबकि इनवर्टिब्रेट का जो हार्ट होता है वो डॉर्सल साइड होता है, ठीक है। तो वो एक चेक कर लेना, पीछे हमने नहीं देखा है, वो देखना वो करेक्ट था कि गलत हो गया था। नोटोकॉर्ड या वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट रहता है कॉर्डेटा में, हार्ट वेंट्रल साइड रहता है, नर्व कॉर्ड जो होती है वो डॉर्सल साइड रहती है, और हीमोग्लोबिन होता है आरबीसीज के अंदर। जो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं इनका जो बॉडी का जो डेवलपमेंट होता है वो सेलुलर लेवल यानी सेल से मिल के बनी बना हो सकता है, या बहुत सारे सेल्स यानी कि टिश्यू लेवल में भी हो सकता है, या फिर टिश्यू और ग्रुप होकर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में भी हो सकता है। जो सेलुलर लेवल में होते हैं यानी कि मल्टी सेलुलर जो सेल्स में ही होते हैं यानी कि मल्टी सेलुलर होते हैं, वो उसमें फाइलम आ जाता है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा वो होते हैं जिनमें पोर्स होते हैं,
एक्वेटिक होते हैं, फिक्स्ड रहते हैं, एक जगह चिपके रहते हैं। स्पॉन्जी फाइबर्स होते हैं प्रोटेक्शन के लिए। इसका एग्जांपल आ गया स्पॉन्जेस एंड साइकॉन। जितना भी अभी आपने पढ़ा है ना वो डायग्राम के थ्रू इन्होंने रिवाइज करा दिया। टिश्यू लेवल में जिसकी बॉडी ऑर्गेनाइज रहती है वो उसमें फाइलम नाइडेरिया आ जाता है। 2 लेयर बॉडी वॉल होती है, इनमें जो सिमेट्री होती है वो रेडियल होती है। एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस इनकी 2 लेयर्स होती हैं, 2 लेयर में बॉडी होती है ना, बाहर वाली एपिडर्मिस कहलाती है, अंदर वाली लेयर गैस्ट्रोडर्मिस कहलाती है। इनके पास टेंटिकल्स होते हैं और स्टिंगिंग सेल्स होते हैं ताकि ये अपने प्रे को उससे पकड़ सके और उनको स्टिंग करके उनको बेहोश कर सकें। ये बाइसेक्सुअल होते हैं और इनका एग्जाम्पल होता है हाइड्रा एंड कोरल। ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल में जो पाए जाते हैं अगेन वो 2 कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। असीलोमेटा यानी जिनके पास बॉडी कैविटी नहीं होती है, और सीलोमेटा इनके पास बॉडी कैविटी होती है। जो असीलोमेट्स होते हैं यानी कि जिनके पास बॉडी कैविटी नहीं होती है, उनमें 2 आपके फाइलम आ जाते हैं, फाइलम प्लैटीहेलमिन्थस और फाइलम नीमेटोडा। जो फाइलम प्लैटीहेलमिन्थस होता है इसकी जो बॉडी होती है वो बायलेटरल सिमेट्री होती है इसमें। ये फ्री लिविंग भी होते हैं और पैरासिटिक भी होते हैं, फ्लैट होते हैं, अनसेगमेंटेड होते हैं, इनके पास बॉडी कैविटी नहीं है इसलिए असीलोमेट्स हैं। ये बाइसेक्सुअल होते हैं, इनके पास एक ही ओपनिंग होती है। एग्जाम्पल इनका प्लानेरिया का है जो फ्री लिविंग है, जब और दूसरे जो एग्जाम्पल है लिवर फ्लूक और टेपवर्म का, ये पैरासिटिक है। ठीक है, एक्चुअली ना इस पर क्वेश्चन कैसे पूछ लेंगे, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लैटीहेलमिन्थस विच इज़ फ्री लिविंग, तो आपको प्लानेरिया लिखना पड़ेगा। फिर ऐसा भी पूछ सकते हैं गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लैटीहेलमिन्थस विच इज पैरासिटिक, तो उस केस में आपको लिवर फ्लूक और टेपवर्म लिखना पड़ेगा। अगर आपने प्लानेरिया लिख दिया तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइलम नेमेटोड। नेमेटोड के पास भी बॉडी कैविटी नहीं होती है, ये सॉफ्ट सिलेंड्रिकल और अनसेगमेंटेड बॉडी होती है, लेकिन इनके पास 2 ओपनिंग होती है। ये अधिकतर पैरासिटिक होते हैं, एग्जाम्पल एस्कैरिस ईलवॉर्म एंड फिलेरिया वॉर्म। ठीक है, फिर जो सीलोमेटास होते हैं जिनके पास 2 बॉडी कैविटी होती है, उसमें आपका फाइलम जिसके पास बॉडी कैविटी होती है उसमें एनालिड्स आ गए, आर्थ्रोपोड्स आ गए, मोलस्का आ गया, एकाइनोडर्मेटा आ गया। जो फाइलम एनालिडा है वो सॉफ्ट सेगमेंटेड बॉडी होती है, इसकी 2 ओपनिंग होती है, माउथ और एनस। ट्रू बॉडी कैविटी पाई जाती है, ये भी बाइसेक्सुअल होते हैं। एक्सक्रीशन इसका थ्रू नेफ्रिडिया, इसके ये याद रखना, इसका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है एनालिड का वो है नेफ्रिडिया। एग्जाम्पल क्या है इसका, अर्थवर्म और लीच। जो फाइलम आर्थ्रोपोड है इसकी बॉडी डिवाइड रहती है 3 पार्ट्स में। वो 3 पार्ट क्या होते हैं, हेड, थॉरक्स और एब्डोमेन, ये भी याद रखना। इसके बाहर एक एक्सोस्केलेटन रहता है जो काइटिन का बना रहता है और जो मूल्टिंग दिखाते हैं, यानी समय समय पे एक्सोस्केलेटन झड़ता रहता है और नया बनता रहता है। इनके जॉइंटेड लेग्स होते हैं, तो जॉइंटेड लेग्स याद रखना किसके होते हैं, जॉइंटेड लेग्स आर्थ्रोपोड्स के होते हैं। एग्जाम्पल सारे कीड़े आ गए, सारे इंसेक्ट्स आ गए और क्रैब्स आ गए। नेक्स्ट फाइलम है मोलस्का। मोलस्का अधिकतर एक्वेटिक होते हैं, इनके ऊपर हार्ड शेल होता है इनकी सॉफ्ट बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। मोलस्कस के पास गिल्स होते हैं फॉर ब्रीदिंग, ये याद रखना, मोलस्कस के पास भी गिल्स होते हैं मछली की तरह ब्रीदिंग के लिए। ये मस्कुलर फिट के द्वारा लोकोमोशन करते हैं, एग्जाम्पल है ऑयस्टर, स्लग्स और क्लैम। 8 जो फाइलम है एकाइनोडर्मेटा, वो मरीन होता है, इसकी सिमेट्री रेडियल होती है, स्पाइनी और स्किन्ड होता है, हेड एब्सेंट रहता है। एकाइनोडर्मेटा में 5 आर्म्स होते हैं, दिखते हैं स्टारफिश वगैरह देखे ना आपने, और ये लोकोमोट करता है अपनी ट्यूब फीट की मदद से, है ना। तो ये स्टारफिश और ब्रिटल स्टार है। तो अगर आपने ये चार्ट अच्छे से स्टडी कर लिया ना, बहुत सारे आपके क्वेश्चन तो इसी चार्ट से बन जाएंगे। तो इस चार्ट को अच्छे से समझना और अच्छे से लर्न करना ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। राइट नाउ वर्टिब्रेट क्लास के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, पाइसेस जिसको फिशेस कहते हैं, एम्फीबिया, फ्रॉग हो गया, रिप्टीलिया, लिजर्ड, एव्स पे बर्ड्स आ गया, मेमेलिया में हेरी क्वाड्रूपेड्स आ जाएंगे। राइट, सबसे पहले आपका आया क्लासेस स्पाइसेस। द क्लास स्पाइसेस इंक्लूड फिशेस। स्पाइसेस में क्या आ जाती है, फिशेस। जितनी मछलियाँ होती हैं वो कौन से क्लास को बिलोंग करती है, वो सारी की सारी स्पाइसेस को बिलोंग करती है। राइट, द क्लास स्पाइसेस इंक्लूड फिशेस। दे आर कम्प्लीटली अडेप्टेड टू एक्वेटिक लाइफ। जो फिश होती है वो एक्वेटिक लाइफ यानी कि पानी में ही पाई जाती हैं। ये याद रखो, दे हैव 2 चैम्बर्ड हार्ट। जितने भी फिशेस होती हैं इनके जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर होता है। जैसे आपको पता है ना कि ह्यूमन बींग्स के हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। राइट, अगर हम सिंपल इसमें हार्ट बनाए तो ह्यूमन बींग का जो हार्ट होता है उसमें 4 चैम्बर होते हैं, लेकिन फिश के केस में जो हार्ट होता है उसमें सिर्फ 2 चैम्बर्स होते हैं, 1 and 2। राइट, नेक्स्ट दे ब्रीथ बाय मीन्स ऑफ गिल्स। इनका जो ब्रीदिंग ऑर्गन होता है वो क्या होता है, गिल्स। इनके पास लंग्स नहीं होते, गिल्स से ब्रीथ करती हैं। ये कोल्ड ब्लडेड होती हैं, यानी कि
इसको कोल्ड ब्लडेड को हम किलो थर्मल भी कहते हैं, यानी कि इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो फ्लक्चुएट करता है डायरेक्टली विद द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट। मतलब बाहर गर्मी होगी तो इनका बॉडी गर्म हो जाएगी, बाहर सर्दी होगी तो इनका बॉडी ठंडी हो जाएगी। इनको अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करना नहीं आता है, तो इसलिए ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इसलिए बहुत ठंडी में और बहुत गर्मी में ये अपने आप को ऐसी जगह कर लेते हैं ताकि इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा ठंडी या बहुत ज़्यादा गर्म ना हो जाए। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो पाइसेस जो होती है क्लास, उसमें सारी फिश आती हैं। फिश एक्वेटिक लाइफ में ही पाई जाती है, पानी में ही पाई जाती है। इनका हार्ट 2 चैम्बर होता है, इनके पास गिल्स होते हैं एज अ ब्रीदिंग ऑर्गन, और ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी कि इनका जो बॉडी हो टेम्परेचर होता है वो फ्लक्चुएट करता है एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के हिसाब से। देयर बॉडी इज कवर्ड विद स्केल्स, इनकी पूरी बॉडी में स्केल्स होते हैं। इनके पास फिन्स होते हैं लेकिन लिम्स नहीं होते हैं। ठीक है, हाथ पैर नहीं होते लेकिन फिन्स होते हैं जिसकी वजह से ये तैरते हैं। फिशेस आर ऑफ 2 मेन टाइप्स, 2 प्रकार की फिश होती हैं। एक कार्टिलेजिनस फिश होती है जिसका स्केलेटन कार्टिलेज से मिलकर बनता है, यानी कि सॉफ्ट होती है इनकी हड्डी, इसको कार्टिलेज होती है। एग्जाम्पल क्या है? शार्क, डॉग फिश, स्केट्स। जो बोनी फिश होती है उसकी जो स्केलेटन होती है वो बोन्स यानी हड्डी से मिलकर बनती है। उसके एग्जाम्पल होते हैं कार्प्स, रोचेस, हैरिंग्स एंड ट्राउट्स। तो ये इसके एग्जाम्पल, तो ये आपको याद रखना है कार्टिलेजिनस फिशेस के एग्जाम्पल और बोनी फिश के एग्जाम्पल। द गिल स्लेट्स इन बोनी फिशेस आर कॉन्सील्ड अंडर अ गिल कवर while those in the cartilaginous fish are exposed without a gill cover। जो तुम्हारी कार्टिलेजिनस फिश होती है उनका जो गिल स्लिट्स होता है उसके ऊपर एक गिल कवर लगा रहता है, जबकि जो तुम्हारी जो तुम्हारी बोनी फिश होती है उसके गिल स्लिट्स के ऊपर गिल कवर लगा रहता है, जबकि जो कार्टिलेजिनस फिश होती है उसके गिल के ऊपर गिल कवर नहीं रहता है, उसका गिल कवर, उसका जो गिल्स होते हैं वो एक्सपोज रहते हैं। ठीक है, तो आपको ये आई थिंक ये याद हो जाएगा। जो फिश होती है वो 2 प्रकार की होती है, कार्टिलेजिनस और बोनी। जो कार्टिलेजिनस फिश होती है वो कार्टिलेजिस से मिलकर बनती है, जो बोनी फिश होती है वो बोन से मिलकर बनती है। कार्टिलेजिनस फिश की जो एग्जाम्पल है वो शार्क, डॉग फिश और स्केट्स हुआ, और बोनी फिश की जो एग्जाम्पल है वो कार्प्स, रोचेस और हैरिंग्स एंड ट्राउट्स हुआ। ठीक है, साथ में जो गिल स्लिट्स होती है उसके ऊपर कवर पाया जाता है आपका बोनी फिशेस के केस में, जबकि जो कार्टिलेजिनस फिश होती है उनके गिल्स डायरेक्टली एक्सपोज रहते हैं, उनके ऊपर कवर नहीं होता। तो ये तो हो गया पाइसेस के बारे में। नेक्स्ट क्लास है एम्फीबिया। एम्फीबिया के एग्जाम्पल आ गया फ्रॉग, टोड, सैलेमेंडर एंड न्यूट। ठीक है ना, तो ये देख लो ये डायग्राम है ना, ये टोड दिखाया है, सैलेमेंडर दिखा रहे हैं, ये टी फ्रॉग दिखा रहे हैं। एम्फीबियंस जो होते हैं वो दे लिव पार्टली ऑन लैंड एंड पार्टली ऑन वाटर। ये ज़मीन पे और पानी में दोनों में रह लेते हैं। ये अंडे देते हैं पानी के अंदर। एग्स आर लेड इन वाटर। इन अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ, लार्वे स्टेज में दे ब्रीथ बाय मीन्स ऑफ गिल्स। जब ये लार्वल स्टेज में होते हैं, लार्वे के रूप में होते हैं, तब ये ब्रीदिंग करते हैं गिल्स के द्वारा। बट देयर एडल्ट ब्रीथ बाय मीन्स ऑफ लंग्स। लेकिन जब इनकी बॉडी मैच्योर हो जाती है, एडल्ट हो जाते हैं, तो फिर इनके ब्रीदिंग लंग्स के द्वारा होती है। तो शुरुआती तौर में ये गिल्स ब्रीथ करते हैं और बाद में इनके गिल्स डेवलप हो जाते हैं, लंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। दे हैव अ स्मूथ, नॉन स्केली, मॉइस्ट, स्लिम, स्लाइमी स्किन। इनकी जो स्किन होती है वो चिकनी होती है लेकिन स्केल्स नहीं होते, जबकि फिश के केस के में फिश की पूरी बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं, लेकिन एम्फीबियन की बॉडी के ऊपर स्केल्स नहीं होते। इनकी स्किन जो होती है स्लिमी यानी चिकनी चिकनी सी होती है। द ईयर ड्रम टिम्पैनम लाइज ऑन द आइदर साइड ऑफ स्किन। स्किन के दोनों तरफ एक टिम्पैनम होता है, डायरेक्टली ईयर होता है। ठीक है ना, पिन्ना विन्ना नहीं होता। दे हैव 5 फिंगर पेंटाडेक्टाइल लिम्स। इनके जो पांच फिंगर्स दिख रही है, 1 2 3 4 5 एक अंदर की तरफ है। ठीक है, तो ये 5 फिंगर होती हैं, इसलिए इनको पेंटाडेक्टाइल लिम्स कहलाते हैं। इनका जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड है, जबकि आपने फिश के केस देखा फिश का हार्ट 2 चैम्बर्ड था, लेकिन जो एम्फीबियंस होते हैं इनका जो हार्ट है वो 3 चैम्बर्ड है। ये याद रखना, ये पूछ लेंगे। ठीक है ना, पेंटाडेक्टाइल क्या होता है? 5 फिंगर लिम्स को हम पेंटाडेक्टाइल कहते हैं। जो एम्फीबियन होते हैं ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इनका जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है। इनके पास स्केल्स नहीं पाए जाते हैं। लार्वल स्टेज में इनके पास गिल्स पाए जाते हैं। एडल्ट स्टेज में इनके पास लंग्स होते हैं ब्रीदिंग के लिए। ये लैंड में और पार्टली वाटर में रहते हैं। ठीक है, इतना ही याद करना, लेकिन पूरा का पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास है क्लास रेप्टिलिया। एग्जाम्पल कौन से हो गए? लिजर्ड, स्नेक, टॉर्टोइस, टर्टल, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, घड़ियाल, फाउंड ओनली इन द रिवर्स ऑफ इंडिया, मलेशिया एंड म्यांमार। ये सारे के सारे रेप्टाइल्स जो होते हैं के एग्जाम्पल है, जिसमें जो घड़ियाल है वो सिर्फ इंडिया की नदी में, मलेशिया और म्यांमार की नदी में पाया जाता है। घड़ियाल का जो मुंह होता है, क्रोकोडाइल और घड़ियाल में के अंदर होता है। जो क्रोकोडाइल का जो माउथ होता है वो छोटा होता है, घड़ियाल का वो लंबा सा होता है। रेप्टाइल्स आर कम्प्लीटली अडेप्टेड टू लाइफ ऑन लैंड। रेप्टाइल्स पूरी तरीके से लैंड की लाइफ के लिए अडेप्टेड रहते हैं। देयर एग्स हैव अ लेदरी शेल। इनके एग्स के ऊपर एक जो शेल होता है वो लेदरी होता है, लेदरी
उसका होता है, टेक्सचर का। दे ब्रीथ बाय मीन्स ऑफ लंग्स, रेप्टाइल्स लंग्स के द्वारा ब्रीथ करते हैं, इनके गिल्स नहीं होते हैं, बर्थ राइट फ्रॉम द बर्थ। दे हैव रफ हॉर्नी स्केल्स ऑन द स्किन, है ना, तुमने देखा ना क्रोकोडाइल के ऊपर जो स्केल होता है वो कैसा रफ सा दिखता है और कटीला सा दिखता है। एंड अ 3 चैम्बर्ड हार्ट, इनका हार्ट भी 3 चैम्बर्ड होता है, इन विच द वेंट्रिकल इज पार्टली डिवाइडेड है। तो इनका क्या होता है, जो ऑरिकल होता है वो तो सिंगल होता है, लेकिन वेंट्रिकल में पार्शियल डिवीजन होता है, जिसकी वजह से ये 3 चैम्बर्ड हार्ट कहलाता है इनका। द ईयर ड्रप टिम्पेनम लाइज एट द बॉटम ऑफ द ट्यूबुलर डिप्रेशन, इनका जो टिम्पेनम होता है वो ट्यूबुलर डिप्रेशन के बॉटम में पाया जाता है, और ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। जबकि आपने एम्फीबियन के केस में देखा था, जो टिम्पेनम यानी ईयर ड्रम था वो साइड वाइज था, राइट। तो जो ये इन्होंने जैसे रेप्टाइल्स की दिखा रहे हैं, ये सारे के सारे रेप्टाइल्स हैं। नेक्स्ट क्लास है क्लास एव्स, यानी कि जो इसमें सारे पक्षी आ गए, एग्जाम्पल पिजन, स्पैरो, क्रो, डक, आउल, पेंगुइन, ऑस्ट्रिच, ईमू है, और भी सारी जितनी बर्ड्स आते हैं। और बर्ड्स बिलोंग टू दिस क्लास, तो सारी की सारी जो पक्षी होते हैं वो क्लास एव्स को बिलोंग करते हैं। दे ब्रीथ बाय मीन्स ऑफ लंग्स, ये भी लंग्स के द्वारा ही ब्रीदिंग करते हैं। दे हैव एन एक्सोस्केलेटन ऑफ फेदर्स, इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो फेदर्स यानी पंखों से मिलके बनता है ना, हम देख रहे हैं हर चिड़िया के ऊपर फेदर्स होते हैं। देयर 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, इनकी जो 4 लिम्स यानी कि एक तरीके से कह लो जो हाथ होते हैं वो विंग्स में मॉडिफाई हो जाते हैं, जिसकी मदद से ही उड़ते हैं। इनके जो लेग्स होते हैं उसमें स्केल्स होते हैं, और इनका हार्ट 4 चैम्बर होता है। अभी तक आपने एम्फीबियंस और उसको पढ़ा, उनका हार्ट 3 चैम्बर था, लेकिन इनका हार्ट 4 चैम्बर्ड है। देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइन एंड द स्केलेटन इज लाइट टू फैसिलिटेट फ्लाइंग, इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है, यानी कि जिस तरीके से मतलब आगे का मुंह भी पॉइंटेड होता है, पीछे टेल भी पॉइंटेड होती है, ताकि ये हवा को आराम से काटते हुए फ्लाई कर सके। जैसे बोट का शेप होता है ना, आगे से भी पॉइंटेड रहती है और पीछे से पॉइंटेड रहती है, तो उसी तरीके से जो तुम्हारी जो फिश होती है वो स्विम करने में उसकी बॉडी भी आपकी स्ट्रीमलाइन होती है, बर्ड्स की बॉडी भी स्ट्रीमलाइन होती है, ताकि वो हवा में अच्छे से उड़ सकें। दे आर वार्म ब्लडेड और होम्योथर्मल, इनकी बॉडी वार्म ब्लडेड होती है। वार्म ब्लडेड को हम होम्योथर्मल कहते हैं, जबकि कोल्ड ब्लडेड को हम पॉइक्योथर्मल कहते हैं। दोनों टर्म्स याद रखना, यानी कि ये बाहर की एनवायरनमेंट के टेम्परेचर से इनका बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, ये अपना बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। दे मेंटेन एन ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट रिलेटिवली हाई बॉडी टेम्परेचर इररिस्पेक्टिव ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट। They are warm-blooded or homeothermal, that is, they maintain an almost constant, relatively high body temperature irrespective of the temperature of the environment. ये अपना body temperature maintain करते हैं, अपने environment के temperature के हिसाब से नहीं चलते, इनका बॉडी टेम्परेचर हाई रहता है। दे ले एग्स विद कैल्शियस सेल्स, ये अंडे देते हैं और इनके अंडे के ऊपर शेल रहता है जो कि कैल्शियम से बना रहता है, राइट। तो ये तो आपका बर्ड्स के बारे में था। तो ये आपको याद रखना है कि इनके पास फेदर्स होते हैं, इनका जो एग होता है इसके पास लेदरी शेल होता है, ये लंग्स के द्वारा ब्रीथ करते हैं राइट फ्रॉम द बर्थ। इनके जो फेदर्स होते हैं वो रफ होते हैं, इनके 4 लिम्स विंग्स में मॉडिफाई हो जाते हैं, इनके लेग्स स्केली होते हैं, हार्ट 4 चैम्बर होता है, इनकी बॉडी वार्म ब्लडेड होती है, और ये एग्स को ले करते हैं विथ कैल्शियस शेल। To believe or not to believe, the truth about some birds is as follow. चलो एक इंटरेस्टिंग सा बॉक्स है। कुकू, जिसको हम कोयल भी बोलते हैं, इट इज़ द ब्लैक कलर्ड मेल दैट सिंग्स कुकू। द ब्राउनिश वाइट पैच्ड फीमेल प्रोड्यूस ओनली अ डल ब्रोकन कॉल कुक। इट लेज एग्स इन क्रोज नेस्ट, द क्रोज इंक्यूबेट्स दैम। अच्छा, जो कोयल होती है ना, तो कोयल की जो कूकने की आवाज़ सुनाई देती है ना, वो एक्चुअली में ब्लैक कलर का मेल होता है जो कोयल की आवाज़ निकालता है, जो हमको बड़ी अच्छी मीठी सी लगती है। जबकि इनकी जो फीमेल होती है वो ब्राउनिश कलर की होती है और अंदर की तरफ से वाइट पैच होता है, और ये कूकने की आवाज़ निकालती है, इसका ये कुक ऐसे आवाज़ निकालती है। जो ये कोयल होती है, जो कोयल होती है, फीमेल कोयल जो होती है, वो अंडे ना क्रो के नेस्ट में रख देता है, और क्रो का अंडा और कोयल का अंडा एक जैसा लगता है, तो क्रो उसको इंक्यूबेट करता है। हॉक कुकू, जिसको पपीहा भी बोलते हैं, ये लेज इट्स एग्स इन 7 सिस्टर्स नेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्वान या हंस है, हैज़ नो कैपेसिटी टू ड्रिंक जस्ट मिल्क एंड लीव बिहाइंड द वाटर मिक्स्ड इन इट। हैज़ नो कैपेसिटी, इट ऑल्सो हैज़ नो लस्ट फॉर ईटिंग पर्ल्स। अच्छा, जो स्वान को हमने कहते हैं ना कि ये वो पर्ल्स खाता है, मोती खाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चकोर, जो इंडियन रेड लेग पार्टरिच है, मे लव मून लाइट बट इट नाइदर फ्लाइज इनटू द मून नॉट डज इट ईट बर्निंग चारकोल। तो जो चकोर के बारे में है, तो चकोर को मूनलाइट अच्छी लगती है, हो सकता है मूनलाइट अच्छी लगती हो, लेकिन मूनलाइट में ये उड़ता है, मून में उड़ता के जाता है, ऐसी कोई बात सही नहीं है। और ये बर्निंग चारकोल को खा जाता है, ये बात भी कोई सही नहीं है, ठीक है।
तो ये इन्होंने जो हम लोग की जो भ्रांतियाँ फैली रहती है ना उसको इन्होंने क्लियर किया है। लास्ट जो है क्लास मेमेलिया, जिसमें आ जाते हैं आपके कैट्स, डॉग्स, काउ, शीप, रेट, बैट, सील, मंकी, apes, man, etc. Mammals are the most highly developed animals for life on land, although some of them, such as whales and porpoises, live in water and bats fly in air. जो मैमल्स होते हैं सबसे हाईली डेवलप्ड एनिमल्स होते हैं। अधिकतर मैमल्स जो होते हैं लैंड में रहते हैं, लेकिन वेल्स और पोपॉइज जो मैमल है वो वाटर के अंदर रहती है, जबकि बैट्स जो होता है वो हवा में फ्लाई करता है, एरियल है। दे गिव बर्थ, तो वो ऐसे पूछ सकते हैं, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एन एरियल मैमल, तो उसमें आपको बैट लिखना पड़ेगा। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ मैमल हु लिव्स इन वाटर, तो आपको वेल्स या पोपॉइज लिखना पड़ेगा। बाकी लैंड में तो आप कोई भी मैमल का नाम लिख दो। दे गिव बर्थ टू यंग वंस, living young ones, with two exceptions of the Australian spiny anteater and the duckbill platypus which lay eggs. सारे के सारे मैमल्स डायरेक्टली यंग वंस को जन्म देते हैं, यानी कि सारे के सारे विविपेरस होते हैं, यानी सारे के सारे बच्चे को जन्म देते हैं। लेकिन दो मैमल्स ऐसे होते हैं जो मैमल्स होने के बाद भी अंडे देते हैं, यानी कि ओवीपेरस होते हैं। इसका एग्जाम्पल का नाम क्या है? एक ऑस्ट्रेलियन स्पाइनी एंटीटर कहलाता है और एक डकबिल प्लेटिपस। तो ये दोनों एग्जाम्पल याद रखना, इसके बारे में इस पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि दो मैमल्स बताओ जो कि ओवीपेरस होते हैं ना कि विविपेरस। तो आपको ये ऑस्ट्रेलियन स्पाइनी एंटीटर लिखना पड़ेगा और डकबिल प्लेटिपस लिखना पड़ेगा। दे सकल द यंग वंस बाय मीन्स ऑफ मैमरी ग्लैंड। आपको पता है जितने भी मैमल्स होते हैं वो यंग वंस को देते हैं और सबके यंग वंस ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं मैमरी ग्लैंड के द्वारा, है ना। चाहे आपका गाय का बछड़ा हो, आपका उसका बछड़ा हो, भैंस का बछड़ा हो, सबके बछड़े क्या है मैमरी ग्लैंड से मिल्क को सक करते हैं। दे हैव हेयर ऑन देयर स्किन, इनके ऊपर जो स्किन में बाल होते हैं, है ना। सबके देखना आप जितने भी आपका तुम्हारा टाइगर है, लायन है, डॉग है, कैट है, यानी कि इंसान है, उनके भी हाथ पैरों में हल्के हल्के बाल होते हैं, है ना। दे आर वार्म ब्लडेड, इनकी बॉडी भी वार्म ब्लडेड होती है, यानी कि एनवायरनमेंट के टेम्परेचर से इनका बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट नहीं होता है। दे हैव अ मस्कुलर डायफ्राग्म सेपरेटिंग द थॉरैक्स एंड एब्डोमेन इंटरनली। अंदरूनी तौर पर एब्डोमेन और थॉरैक्स को सेपरेट करने के लिए बीच में इनके डायफ्राग्म होता है। आपने रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा ये चीज़ को, है। तो डायफ्राग्म क्या कहता है? थॉरैक्स और एब्डोमेन को इंटरनली सेपरेट करता है। दे हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट, इनका हार्ट भी में भी 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल, या 2 आर्ट्रियम और 2 वेंट्रिकल। एंड ब्रीथ बाय मीन्स ऑफ लंग्स, और लंग्स के द्वारा ये सांस लेते हैं। एज अ रूल दे हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल ईयर्स, पिन्ने, एंड एक्सटर्नल टेस्टिस कंटेनिंग स्क्रोटम। रूल के हिसाब से इनकी जो कान में अकेला टिम्पेनम नहीं होता, इनके बाहर में एक एक्सटर्नल ईयर्स भी होते हैं जो पिन्ना कहलाता है। जो हमारे कान बाहर में दिखते हैं ना वो पिन्ने होते हैं, ये साउंड वेव्स को कलेक्ट करने का काम करते हैं। जो मेल्स होते हैं उनकी जो टेस्टीज होती है वो भी स्क्रोटम में रहती हैं और वो भी बॉडी के बाहर रहती हैं, क्योंकि टेस्टीज का बॉडी टेम्परेचर उनको कम रखना पड़ता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल दिया है, इन्होंने बताया था ना कि 2 मैमल ऐसे होते हैं जो कि एग लेइंग होते हैं। तो ये स्पाइनी एंटीटर है ऑस्ट्रेलिया का, वो देखने में ऐसा लगता है। और डू नॉट कन्फ्यूज दिस विद द हैजॉग विच गिव्स बर्थ टू द यंग वंस। ये एंटीटर है, ये हैजॉग नहीं है, क्योंकि हैजॉग जो होता है वो विविपेरस होता है, जबकि स्पाइनी एंटीटर जो ऑस्ट्रेलिया पाया जाता है वो आपका ओविपेरस होता है, ठीक। तो उसी तरीके से इन्होंने भी पूरा जो क्लासिफिकेशन पढ़ाया है उसको इन्होंने समराइज़ कर दिया है। सबसे पहले इन्होंने पाइसेस, क्लास पाइसेस 5 क्लासेस पढ़ाई है, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मेमेलिया। जो पाइसेस होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, स्लाइमी होते हैं, ऊपर स्केल्स प्रेजेंट रहती है, इनकी स्किन स्केली होती है, ये गिल्स के द्वारा ब्रीथ करते हैं, इनका हार्ट 2 चैम्बर होता है, फर्टिलाइजेशन इनका बाहर होता है, यानी कि अंडे ये पानी में देते हैं, ये लोकोमोट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फिन्स, इनके पास लिम्स नहीं होते हैं। जो फिश होती है वो 2 प्रकार की होती है, कार्टिलेजिनस फिश जिनका स्केलेटन कार्टिलेज से मिलके बनता है, और ये शार्क या डॉग फिश कहलाती है। जो बोनी फिश होती है उनका स्केलेटन बोन से मिलके बनता है, उसका एग्जाम्पल ट्राउट और रोहू है। नेक्स्ट जो क्लास है वो एम्फीबिया है। एम्फीबियंस भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ये वाटर और लैंड दोनों में रह सकते हैं, इनकी स्किन भी स्लिमी होती है, गिल्स, स्किन एंड लंग्स फॉर रेस्पिरेशन। शुरुआती दौर में जो ब्रीदिंग होती है गिल्स के द्वारा होती है, बाद में लंग्स के द्वारा रेस्पायर करते हैं। इनके पास 2 पेयर होते हैं लिम्स के, यानी कि 2 हाथ और 2 पैर होते हैं, और इनके हार्ट जो होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है इनका भी, और फ्रॉग और सैलेमेंडर एग्जाम्पल है। जो रेप्टिलिया या रेप्टाइल्स जो होते हैं वो भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ये लैंड एनिमल्स होते हैं, ड्राई स्केली स्किन होती है, इनका लंग्स होता है ब्रीदिंग के लिए, इनके पास गिल्स नहीं होते हैं, इनके पास 2 पेयर हैं लिम्स के, इनका हार्ट भी 3 चैम्बर्ड है, और इनके जो एग्स जो होते हैं वो लेदरी होते हैं, है ना।
और इसका एग्जाम्पल है स्नेक और लिजर्ड। नेक्स्ट है एव्स। एव्स यानी जितने भी बर्ड्स हो गई, ये एरियल यानी कि हवा में रहती हैं, वार्म ब्लडेड होती हैं, इनके पास 4 लिम्स हैं, जो कि नहीं सॉरी जो 4 लिम्स होते हैं वो विंग्स पे डेवलप हो जाते हैं, और यानी कि जो हाथ जो हमारे होते हैं ना, वो उनकी जो 4 लिम्स होते हैं वो विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फेदरी स्किन होती है, ये लंग्स को यूज़ करते हैं ब्रीदिंग के लिए। ये जो एग लेते हैं, एग जो ये ले करते हैं, इसके ऊपर एक कैल्शियस सेल्स रहता है, एक हार्ड कवरिंग रहती है जो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी रहती है। इनका हार्ट 4 चैम्बर रहता है, और इस पर एग्जाम्पल आ गया पैरट, क्रो और डक का। मैमेलिया जो है वो वार्म ब्लडेड है, ये हर प्रकार के हैबिटेट में पाए जाते हैं, इनकी लैंड, एयर, वाटर तीनों पाए जाते हैं। इनकी हेयरी स्किन होती है, ये लंग्स का इस्तेमाल करते हैं ब्रीदिंग के लिए। इनके पास 2 पेयर्स है लिम्स के, यानी कि 2 हाथ 2 पैर है। इनका हार्ट 4 चैम्बर्ड है, ये यंग वंस को जन्म देते हैं। मैमरी ग्लैंड्स रहते हैं जिससे मिल्क सीक्रेट होता है, और इनके जो बच्चे होते हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं। एक्सटर्नल ईयर्स भी इनके पास होता है जिसको पिन्ने कहते हैं। एग्जाम्पल वेल, डॉल्फिन, बैट, डॉग, ये सारे के सारे तुम्हारे मैमल्स के एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से ये चैप्टर पूरा कवर हो गया है। इसी के बेस ये प्रोग्रेस चेक है। अगर आपको चैप्टर समझ में आया है तो आप इसको बहुत आसानी से आप इसको फिल कर लोगे। जैसे 3 चैम्बर्ड हार्ट में आपने क्लास लिखी, पाइसेस, फेदर्स में आप लिख लोगे, एव्स के पास पाया जाता है। 2 चैम्बर्ड हार्ट किस में होता है वो आप सोचो, स्केल्स किस में पाए जाते हैं वो आप देखो। तो इस तरीके से इसको कंप्लीट करो, ठीक है। जितना हमने पढ़ा है वो रिवाइज करो, तो आप ये बॉक्स अच्छे से कर लेंगे। अगर आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना, तो मैं इसका सोल्यूशन आपको दूंगी। मेंशन द क्लास ऑफ वर्टिब्रेट्स अगेंस्ट ईच, इसमें भी इनकी क्लास लिखनी है। क्रोकोडाइल की क्लास क्या है, रेप्टाइल। पेंगुइन किस में आती है, टोड, एम्फीबियन। शार्क किस में आ जाएगी, पाइसेस में। वेल किस में आएगी, मैमल्स में। बैट मैमल में। हाउस लिजर्ड आ जाएगी आपकी किस में, रेप्टाइल में। तो आप पेंगुइन बताओ, पेंगुइन किस में आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया और इसके क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं। और अगर चैप्टर अच्छे समझ में आ जाएगा तो आपको क्वेश्चन आंसर्स भी अच्छे से आ जाएंगे। इन केस अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, तो मैं इसके आंसर्स का सोल्यूशन सेट आपके साथ शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो इसके बाद ये टॉपिक आपका अच्छे से कवर होता है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का हमने पूरा वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन देख लिया है। हर चीज़ को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। आप ये वीडियो जब सुन रहे हैं तब अपनी बुक खोल के बैठिए और साथ साथ में आप उसको देखते जाइए, तो आपको ये चैप्टर पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये दोनों पार्ट वीडियो के देखने के बाद आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। स्टिल अगर आपको डाउट रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज प्लेस करिए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।